Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about terrorism. IR की सीरीज का ये 25th चैप्टर है, so let's get started. इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से आई एक्सपेक्ट टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम आर ऑन टॉप इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड नंबर पे इज ऑल द वॉर्स, especially Israel and Palestine, Ukraine and Russia, and all the dynamics of it. And then the third most important, जिसमें से if you see at least last 10 years में मेंस में कम से कम 2 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के ऊपर से कि हाउ आर वी वर्किंग विद टेररिज्म, बिकॉज इट इज़ अ ट्रूली ग्लोबल प्रॉब्लम. एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंडिया नहीं फेस कर रहा है बट पूरी दुनिया में सब लोग फेस कर रहे हैं. तो इसीलिए दिस बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट टॉप 3 टॉपिक्स जिसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल रिलेशन. सो क्या क्या पढ़ेंगे हम? एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एंड देन विल गेट इनटू कि टेररिज्म होता क्या है, व्हाट इज टेररिज्म, जेनेसिस मतलब कहाँ से शुरू हुआ टेररिज्म, क्या कॉजेज हैं उसके, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म मतलब कि पूरी दुनिया क्या कर रही है टेररिज्म से लड़ने के लिए. उसके बाद हम समझेंगे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या होता है, विच इज़ बेसिकली जो डाटा है टेररिज्म अटैक्स और कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको मैप करना कुछ इस तरीके से कि हम समझ सकें कि कहाँ पर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है और कहाँ व्हाट इज़ द प्लेस वेयर दे आर ट्राइंग टू अटैक. सो एक तरीके से उसको समझना इज़ द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म को. कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म के बारे में बात करेंगे. ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी इंडिया की और फिर पूरे वर्ल्ड की क्या है. एंड देन हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि टेररिज्म फाइनेंस कैसे हो रहा है और किस तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं उसको. दैट्स वेयर दिस कम्स इन. एंड देन वे फॉरवर्ड विच इज़ हम क्या करें ऐसा जिससे कि आने वाले समय में टेररिज्म की प्रॉब्लम कम हो. बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ दैट पीपल डाई. लाइक सबसे वर्स्ट पार्ट इज़ दैट टेररिस्ट अटैक से लोग मरते हैं. दूसरा इज़ दैट इट क्रिएट्स मिसट्रस्ट among countries, among people, and it creates divide between religions. क्योंकि आजकल at present at least आज के समय में जितना भी हम टेररिज्म देख रहे हैं दुनिया में वो ज़्यादातर एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है. तो उसके कारण वो लोग जो उस रिलीजन का पार्ट हैं पर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उनके साथ भी जुल्म होता है. प्लस जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिन देशों के ऊपर अटैक किया जा रहा है वहाँ के इनोसेंट लोगों के ऊपर इट दे पुट देम इन डेंजर. उसके अलावा कई बार क्या होता है ना, टू गेट रिड ऑफ टेररिज्म समटाइम्स गवर्नमेंट टेक स्टेप्स दैट आर डिट्रीमेंटल. ठीक है, कुछ गवर्नमेंट्स बहुत एग्रेसिवली स्टेप्स लेती है तो वो और प्रोवोक करती है, और कुछ गवर्नमेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो एक तरीके से नोइंगली अननोइंगली अनवांटेडली टेररिज्म को हार्बर करने लगती है. देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस जहाँ पे गवर्नमेंट ने टेररिज्म का पर्दा यूज़ करके माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करी है. तो दैट हैज़ ऑल्सो प्रिवलेंट. सो इट्स अ मल्टी फेसेड प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कई सारे हिस्सों को अफेक्ट करती है. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ये 2019 का क्वेश्चन है मेंस का. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्ट्रेंथन द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 एंड द NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एक्ट एनालाइज द चेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी. तो पहले तो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का ये है कि भाई आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने जो है ये UAPA को चेंज किया है, प्लस एक और नया एक्ट लेके आई हैं. तो क्वेश्चन बेसिकली जानना चाहता है आपसे कि इन कंटेक्स्ट ऑफ दीज चेंजेस दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉड, क्या सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है इस वक्त इंडिया में टू फाइट विथ टेररिज्म एंड रीज़न फॉर अपोजिंग यू. अब क्यों लोग और ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इस UAPA को अपोज क्यों कर रही है. तो वो आपको एक तरीके से
इस एक्ट का और इस एक्ट के इनेक्टमेंट का प्रोज और कॉन्स पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों गवर्नमेंट ने किया और क्यों उस पे ऊपर क्रिटिसिज्म आया है. सो द आंसर वुड बी, यू विल इंट्रोड्यूस दीज एक्ट्स. जब आप इसका आंसर लिखने जाएंगे सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये एक्ट क्या था, फिर बाद में से क्यों चेंज किया हुआ, एनआईए एक्ट क्या था, एंड क्यों गवर्नमेंट इसे लेके आई. इन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू विल टॉक. देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की अमेंडमेंट्स कि इस एक्ट के अमेंडमेंट में क्या क्या चेंज हुआ है और क्यों चेंज हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल कि इस वक्त 3 मेन चेंजेस हैं. डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल टेररिस्ट की उस शीट को जिसमें सारे टेररिस्ट के नाम लिखे गए उसे अपडेट करना, और किस तरीके से वी कैन मेक श्योर वी कैन टारगेट द पीपल हु आर डूइंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़. एनहांस अथॉरिटी ऑफ एनआईए, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको और पावर देना सो दैट वो और अच्छे से काम कर सके. और एक्सपांशन ऑफ लिस्ट ऑफ ट्रीटीज विच इज़ बेसिकली दूसरी कंट्रीज़ के साथ या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जिसमें इंडिया काम कर रही है अगेंस्ट टेररिज्म, उनमें और दूसरे इश्यूज भी लेके आए. जैसे फॉर एग्जांपल अब एक नया फियर है कि हो सकता है कि टेररिस्ट के हाथ में पाकिस्तान का या कहीं और किसी और कंट्री का न्यूक्लियर वेपन आ जाए, तो क्या करोगे फिर आप. तो अब ये एक नया टॉपिक है. दिस वॉज नॉट एन इशू बिफोर बट इट्स एन इशू नाउ. तो वो कह रहे हैं कि दूसरी ट्रीटीज को भी इसमें ज्वाइन करो इन सच अ वे दैट वी हैव अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, जिसमें हम आने वाले सारे जो एक्सपेक्टेड डेंजर्स है टेररिज्म के, क्योंकि टेररिज्म भी अपना फेस जो है थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है. दे आर नो मोर men in black with rifles running around. Yes, that also exists, but then they are also becoming more sophisticated with internet, with AI. So India and the rest of the countries also have to understand to bump up their act फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे तो हमें भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की ज़रूरत है. सो ना, क्योंकि अब देखो, अब वी डोंट नो वेदर वी कंसिडर इट और नॉट, बट अभी रिसेंटली एम्स के ऊपर जो हमला हुआ था इंडिया में, एम्स का सर्वर हैक कर दिया था. तो पहले टेररिस्ट यूजुअली क्या करते थे, दे यूज्ड टू अटैक, बॉम्ब, हाईजैक, राइट. बट देन दिस इज ऑल्सो सीन एज एक्ट ऑफ टेररिज्म इवन दो इट्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. क्योंकि ज़्यादातर यू माइट हैव स्टडीड अबाउट रूम 39 और रूम 29 आई थिंक. बेसिकली वेयर डू यू थिंक नॉर्थ कोरिया गेट्स इट मनी फ्रॉम. नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री पर, उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो रोज़ रोज़ नए नए मिसाइल बना रही है, राइट, या इकोनॉमी अभी भी चल रही है. उनका पैसा आता है बिकॉज दे हैव दिस इलीट फोर्स ऑफ हैकर्स हु बेसिकली हैक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड टू टेक मनी. उनसे पैसे लेके फिर उनको बेसिकली खोल देते हैं जो भी उनका लॉक किया हुआ था. सेम समथिंग लाइक सिमिलर हैपन टू एम्स, जिसमें एक हफ्ते तक देयर वाज द सिस्टम वाज शट एंड इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो अब हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब टेररिस्ट के हाथ में भी आने वाली है. तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके की इश्यूज़ के लिए जो हमने ट्रीटीज़ बनाई हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ साइन करी है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साइन करी है, उसे भी लूप में लेके आया जा सके. दैट्स द एम. सो दीज आर द की अमेंडमेंट्स. अब कंसर्न क्या है ह्यूमन राइट की? एक तो एम्बिग्यूटी ऑफ डेफिनेशन, जैसा कि उनका कि हाउ डू यू डिफाइन टेररिज्म, क्योंकि इट्स अ बिट इट मेक्स सेंस, इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू से कि अगर कोई हमारे पे हमला कर रहा है तो वो टेररिस्ट है, ठीक है. वो अगर टेरर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वो टेररिस्ट है. लेकिन हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि ये प्रोटेस्ट नहीं है बट टेररिज्म है, राइट. क्योंकि यही देखा गया है ना कि कई बार जैसे स्पेशली चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का आई विल नॉट टेक बिकॉज आई डोंट वांट टू गो वायरल लाइक दैट. सो चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं. देयर इज अ उइगुर कुर्द माइनॉरिटी इन चाइना, एंड चाइना ऑफ्टन टाइम यूजेज the opposition that China gets from this minority as terrorism. वो तो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चाइना उनको इस तरीके से ट्रीट करती है कि उनको सबको बेसिकली सारी माइनॉरिटीज़ को टेररिस्ट कंट्रोल के अंदर लाके और उन पे दे आर यूजिंग द इंटरनेशनल लॉ टू फाइट. तभी तो कोई बात नहीं करता है इसके बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज दे कांट क्वेश्चन इट. नाउ कोई भी कंट्री अपनी माइनॉरिटी को टेररिज्म का टैग लगा के मार सकती है, एंड दिस इज द रीजन वाई यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक हाउ यू डिफाइन. तो देर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज टेररिज्म एंड हु इज अ टेररिस्ट. मिसयूज हो सकता है अगेन इस पॉलिसीज़ का, अगर खुली छूट दे दी जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. देखो
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं कि हमने देखा है कि इंडिया जैसी कंट्री या यूएस जो कंट्री देख लो, वहाँ पर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. मिलिट्री हैज़ नेवर taken over the government. But वहीं आप देखो पाकिस्तान, म्यांमार, they have been in that position जहाँ military took over, like coup करके took over the governance. Now problem with giving more power to NIA is basically आप उसको जितना ज़्यादा enable करोगे, it's a tool to be used to get the achieve the means. लेकिन अगर हम टेररिज्म के डर से इन सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा लीवे दे देंगे तो इट कुड लीड टू द पॉइंट वेयर द सिक्योरिटी कैन बी लाइक कि आपको अगर टेररिज्म से बचना है तो द बेस्ट इज़ कि इंडिया जो है एक मिलिट्री नेशन बन जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन. एंड दिस इज समथिंग दैट दे आर अफ्रेड ऑफ. यही चीज़ का डर है उन्हें. प्रोसीजरल शॉर्टकमिंग्स कि जो भी चीज़ वो मतलब जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं उस प्रोसीजर को जो फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं. विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल्स लेटर. एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पर्सनल राइट्स. ऑब्वियसली कि टेररिज्म टेररिज्म इज़ अ फियर, इट्स इन योर माइंड. समझ रहे हो कि वो टेररिस्ट जो एक्ट करते हैं उसका मेन एम ये है कि आपको डराया जा सके कि अगर आप नहीं सुनोगे उनकी तो दिस इज़ द थिंग दैट विल हैपन. एंड इसके कारण क्या होता है ना, हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं ना कि अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हम बहुत जल्दी ऑफेंसिव हो जाते हैं एंड वी स्नैप. यू माइट हैव सीन पीपल जो बहुत जल्दी डर जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर वर्किंग इन समवन कम्स पीछे से एंड दे गेट स्केयर्ड, राइट. व्हाट इज़ दैट रिस्पॉन्स? दैट हैज़ कम फ्रॉम समवेयर, राइट. तो आपने आई डोंट नो इंटरनेट पे वीडियो देखें कि कई बार लाइक लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और कोई उनको एकदम से डरा देता है और उनके हाथ से ना चीज़ें वो फेंक देते हैं एंड इट बिकम्स लाइक अ एक्सीडेंट हो जाता है. विच इज़ वॉट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि ऐसा ना हो कि टेररिज्म की फाइट में और वो इतना बड़ा चीज़ बन जाए कि इन द एंड इंसानों के जो बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, टू हैव फ्रीडम टू स्पीक एंड टू लिव एंड टू अर्न, ये सब कर्ब ना हो पाए. बेसिकली इसका कोई इस बात को लेकर कोई स्पेसिफिकेशन इस एक्ट में नहीं दिया है कि वो प्रिकॉशनरी कुछ भी नहीं है इसमें. इट इज जस्ट गिविंग मोर पावर. सेकेंड क्वेश्चन, ये 2017 में आया था. द स्कोर्ज ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज इन टू नेशनल सिक्योरिटी. व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट टू कर्ब एंड ग्रोइंग मेनेंस? व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग? अब ये क्वेश्चन जो है टेररिस्ट फंडिंग पे ऊपर है. वो ये नहीं बोल रहा कि व्हाट आर द मेजर रीजन और सोर्सेज ऑफ टेररिज्म टू इंडिया. तो आपको कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनानी है, आपको ये बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त इंडिया में काम कर रही है या अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है. That's more important. And the second part of this is कि you have to basically talk about कि ये तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट है कि भाई बहुत चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी को. व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट? ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताओ आप पे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि टेररिज्म कंट्रोल हो. तो यहाँ पर इवन दो दे आर आस्किंग फॉर योर ओपिनियन बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अपने मन की नहीं लिखनी है. what you have to write is you have to write about things that are considered legal according to international law or Indian law that can be done for the safety defense, right? And you have to talk about ways in which हम minimum damage करके maximum security ला सकते हैं, right? And you have to write it from the point of view of India कि अगर ये नहीं किया तो इंडिया को क्या और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरीके से इंडिया एज अ कंट्री कैन बी अफेक्टेड बाय इट. ये पॉइंट ऑफ व्यू लिखना. अपना व्यू मत लिखना, ठीक है. नो वन केयर्स अबाउट योर व्यू. यू आर नॉट एन ऑफिसर राइट नाउ. यू विल बिकम वन, then you'll be able to express your views maybe, but right now you have to talk about from the point of view. Don't write anything as a suggestion which is considered illegal, है ना. अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये इलीगल है तो उसे सजेशन में मत लिखना बिकॉज देन दैट शोज दैट यू डोंट हैव ब्रेन, है ना. तो दिस इज व्हाट द आंसर इज. तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है टेररिज्म की. देन हम कुछ रीज़न हाईलाइट करेंगे जिसके कारण टेररिज्म हो रहा है और पैसा कहाँ से आ रहा है. मेंशन करेंगे कई सारे स्टेप्स जो कि लिए जा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टू कर्ब टेररिज्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट, more using international organizations to
push the agenda, to make sure to have better surveillance, right? And find other ways to, curb or pinch the terrorists. कि हर वक्त आप फ्रंटियर लड़ाई नहीं कर सकते. जैसे अभी आप अफगानिस्तान में जाके बोलोगे हम तालिबान से लड़ेंगे, let's take and let's go fight with Taliban. But you have to understand there are also innocent people living in Afghanistan who have nothing to do with Taliban. So one of the main laws about human rights in a fight is that civilian lives should not be harmed. So then that's why you have to be creative. You have to find various ways. Why do you think US was criticized so much in Middle East and in Vietnam? Because they were like कि hard headed है ना US की ideology कि हम जाएंगे और फोड़ देंगे. But then that doesn't work because it only brings a lot of bad things in the society. Like you do not take into account the cultural and the social impact that you are having when you are fighting with the entire group. क्योंकि सारे लोग ग्रुप में खराब नहीं हैं. और इंडियन लॉ भी यही बोलता है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल I don't know whether इंडियन लॉ ऐसा बोलता है या नहीं. I have confusion, but it's rather a person who has done something wrong. इट्स ओके अगर वो पनिश नहीं हो रहा, लेकिन कोई मासूम, कोई इनोसेंट पनिश नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब आई एम ओके बीइंग विद अ लॉ जिसके कारण हो सकता है कि 9 ऐसे लोग छूट जाए जिन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन अगर उससे एक इनोसेंट इंसान को जेल जाने से बचता है तो दैट लॉ इज गुड, दैट्स मतलब कंसिडर्ड गुड. सो वो वाली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लिखना है. नेक्स्ट है 2016 का ही क्वेश्चन था. ये दोनों क्वेश्चन 2016 और 15 दोनों में ही जो आया था, दिस इज रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड हाउ पाकिस्तान इज कल्चर, Pakistan as a failed state and how their antagonism towards India is causing significant terrorist organizations to function from there. तो उसके बेसिस पे तो पहला क्वेश्चन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक्स जो हो रहे हैं इंडिया के, उसके कारण जो एशियान सार्क के जो मेंबर्स हैं उनकी इंटरनल सेफ्टी जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है. और इसलिए सार्क ऑर्गेनाइजेशन अपने आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. तो इसको सूटेबल एग्जांपल से एक्सप्लेन करो. तो उसमें आप बात करोगे कैसे कोई भी डिसीजन सार्क लेने जाता है तो इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हो जाता है, एंड नथिंग गोज वेल. एंड पाकिस्तान ऑल्सो गोइंग अहेड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर्स भी ऐसी ही है कि उससे भी इतना इतना पोरस है कि वहाँ से भी ज़्यादा कुछ संभाला नहीं जा पा रहा है. एंड देन वी ट्राई टू गो बट देन थिंग्स रियली डिड नॉट वर्क आउट. हम चाबार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान जाने की कोशिश करी थी, बट अब तो वो भी सब धुत हो गया. And we also can talk about other members of SAARC organizations and how China is influencing them. That also becomes important. But लेकिन यहाँ पर आई थिंक टेररिज्म बोला है तो फिर बाकी चाइना की बात अगर नहीं भी करे तो चलेगा, मतलब ठीक है. बट वी कैन टॉक अबाउट हाउ चाइना हैज़ नो मोरल्स एंड दे डू एंड अप क्या करते हैं वो, उनके मतलब की बात हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है. क्योंकि मल्टीपल टाइम्स चाइना ने वीटो किया है इन सिक्योरिटी काउंसिल जब बात आती है टू रिलेटेड टू टेररिज्म, बिकॉज उनका इंटरेस्ट रहता है अगर वो, तो दे विल नॉट स्टेप बैक, दे विल नॉट बी शाई टू सपोर्ट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज लॉन्ग एज उनका मतलब बन रहा हो. तो ये भी इसमें ये इस तरीके से भी इस आंसर को किया जा सकता है. सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और म्यूचुअल जो डिस्ट्रस्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका वो कितने एक्सटेंड तक है और कैसे हम सॉफ्ट पावर लाइक स्पोर्ट्स और कल्चर एक्सचेंज, अब कौन से जेस्चर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में जिसमें इस तरीके की गुडविल शो की गई है. एक तो रिलीजन को लेकर कई सारे मुस्लिम पिलग्रिम्स आते हैं इंडिया और कई सारे इंडियन पिलग्रिम्स जाते हैं ऑन प्लेसेस इन पाकिस्तान और उन्हें अलाउ किया जाता है. दोनों टीम्स के स्पोर्ट्स इंटरेक्शन के लेके बात कर सकते हैं कि कैसी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई जाती है जब दोनों कंट्रीज़ की लड़ाई हो रही होती है. उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट क्या बोलते हैं, ये रिसेंटली अभी क्या हुआ था जब भी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो स्ट्राइक करी थी. अब ये क्वेश्चन तो 2015 का है बट इसको लेटेस्ट रिलेवेंस में हम लेके आए तो द फैक्ट दैट द इंडियन पायलट जिसने स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में और वो उनका प्लेन क्रैश हो गया था, हाउ डिड ही कम बैक टू इंडिया. सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग. प्लस अभी अगर बाढ़ आई थी पाकिस्तान में तो कैसे इंडिया ने हेल्प किया था, कोविड में कैसे हेल्प किया था. तो दीज आर बेसिकली सम थिंग्स that we can mention about how the countries are actually trying
बट टेररिज्म एक तरीके से फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर टाइप बन गया है जो उसके क्रिएटर भी अब उसको संभाल नहीं पा रहे. तो इवन दो पाकिस्तान में भी ऑफिशियली बोलता हो कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, बट इनहेरेंटली ना तो उनके पास उतना पावर है कि उनको संभाल सके, ना ही इंटरेस्ट है उनको, बिकॉज उनका फ़ायदा ही है. बिकॉज पॉपुलेशन ऑल्सो, जैसे हमारे यहाँ कैसे हिंदू मुस्लिम के ऊपर पॉलिटिक्स लड़ी जाती है, वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान के नाम से लड़ी जाती है पॉलिटिक्स. तो वो भी इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ का भी है. देर आर न्यू जनरेशन हु आर नॉट एज हेटफुल टूवर्ड्स इंडिया एंड वॉन्ट टू एक्चुअली हैव गुड रिलेशनशिप, बट वो बहुत छोटा पॉपुलेशन है. और प्रोपोगेंडा इतना है कि अगर आप दोनों देश में एनिमोसिटी इतनी है कि अगर खड़े होकर कहीं पे बोल दो कि नहीं मुझे लगता है दैट वी शुड maybe try to be friends with Pakistan, suddenly it's offensive because so many of Indians have died, so many Indian soldiers have died defending from Pakistan, and then इसमें ऐसा लगता है कि हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं. बट द आइडिया इज़ नॉट कि समवन वांट्स टू डिफेंड पाकिस्तान क्योंकि हमको लगता है कि जो लोग ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी, जिन सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया, उनका सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट नहीं था. वो इसलिए ताकि और जवान लोगों को सेक्रीफाइस ना करना पड़े. सो दिस इज़ समथिंग दैट द आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा चेंज आने की ज़रूरत है अभी भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के बीच में, लोगों के बीच में. तो उस बारे में बात कर सकते हैं. जितने भी नॉन फॉर्मल डिप्लोमेटिक जेस्चर्स किए हैं दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे की तरफ, वो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म. जब भी हम सुनते हैं टेररिज्म शब्द तो हमें ऑलरेडी आज समझ में आता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो फिर क्यों ज़रूरी है कि इस टर्म को डिफ़ाइन किया जाए? वेल, बिकॉज व्हेन थिंग्स आर अनडिफाइंड, जब चीज़ें अच्छे से डिफ़ाइन नहीं होती है तो उसमें लूप होल्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड स्पेसिफिकली फॉर समथिंग जिसके लिए कई सारे लोगों की जान खतरे में जाने वाली है, ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू प्रोटेक्ट the countries and people from these terrorists, they will lose their life eventually in future, right? At some point some soldier will have to sacrifice themselves to save us from a terrorist attack. ऐसी situation में we cannot afford to have different definitions of terrorism. So इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हम यूनाइटेड नेशंस वाली समझेंगे. ये क्या बोल रही है यूनाइटेड नेशन? टेररिस्ट एक्ट इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्शन. ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर दी कि क्रिमिनल एक्शन है, मतलब कि ये जनरली सेंस में क्राइम किसी प्रकार का किया जाता है. तो मतलब कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टेररिज्म, बिकॉज स्पीकिंग आउट लाउड ऑन अ सोशल मीडिया may not be considered as a crime, okay, unless you're saying something. Again, there is a debate on that. But if you're killing someone, if you are hurting people or hurting things or blowing up things or stopping the general flow of the society, that's criminal. So यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है कि जो एक्ट है वो क्रिमिनल होना चाहिए, जिससे या तो डेथ या सीवियर इंजुरी होनी चाहिए. ठीक है. एंड सो लाउड स्पीकर चलाया वो टेररिज्म नहीं हो सकता. ठीक है. टू इंडिविजुअल एमिंग टू इंस्टिल फियर. और एम क्या होता है? लार्जर एम ये होता है कि जनरल पब्लिक में एक डर बने और जिससे कि वो गवर्नमेंट को मजबूर कर सके कोई स्पेसिफिक एक्शन या इनएक्शन के लिए. ठीक है, कि ये तो क्रिमिनल होना चाहिए एक्शन, जिससे ऐसा क्रिमिनल एक्शन जिससे किसी की जान जाए या किसी को फिजिकल हार्म हो. मेंटल हार्म अभी तक हम टेररिज्म के अंदर काउंट नहीं करते हैं, लाइक. ठीक है. तो और दूसरा जो एम है इस हार्म को करने का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट सो एवरीवन हु इज़ डूइंग एनी हार्म टू अदर पर्सन कैन नॉट बी यू. आज अगर किसी ने रोड पे किसी को मार दिया झगड़ा करते हुए तो उसको हम टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, ऑल्दो उसने जो किया वो क्रिमिनल है. लेकिन बिकॉज द आइडिया इज़ दैट उनका इंटेंशन लार्जर होना चाहिए. ठीक है, कि ये एक एक्शन करने से हम पूरी दुनिया को या देश को या एक सोसाइटी को या कम्युनिटी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं कि देखो, अगर आप यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वी आर गोइंग टू डू मोर ऑफ दीज थिंग्स. This is what we are capable of. So hence, like something like bombing, hijacking, kidnapping, these are considered as terrorist acts.
यूरोपियन यूनियन डिफाइन करती है टेररिस्ट एक्ट्स को कि ये भी सेम क्रिमिनल एक्ट्स हैं जिसके कारण एक कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में हर कंट्री रीजन अपने हिसाब से डिफाइन भी करता है, क्योंकि बहुत ओपन एंडेड डेफिनेशन है टेररिज्म की, तो इसलिए वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर वंस। तो यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि अगेन सेम ऐसा एक्ट होना चाहिए जो क्रिमिनल हो, जिससे देश या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडवर्सली अफेक्ट हो रही हो, और उसकी स्पेशली उसकी पॉपुलेशन, इमीडिएट पॉपुलेशन, और जिससे कि कंट्री के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा हो या गवर्नमेंट के ऊपर या इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा हो। आप देखोगे इसमें दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल हार्म जस्ट, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी फिजिकल हार्म या नहीं लिखा हुआ है। यूएन की डेफिनेशन में दे आर स्पेसिफाइंग दैट इट समथिंग दैट कॉजेज हार्म टू अ पर्सन और डेथ, बट यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ भी ऐसा करना जिससे देश या उस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर होना पड़े कुछ करने के लिए, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड a terrorist act. Such action may destabilize or harm the nation's political, economic and social fabric. ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि यूएन की डेफिनेशन में स्पेसिफिकेशन नहीं थे, बट यूरोपियन यूनियन की डेफिनेशन आप देखोगे उसमें क्या बोला उन्होंने कि ये जो भी एक्शन है इससे उस देश की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक में डिस्टेबलाइज होती है या हार्म आता है, तो उसे हम टेररिस्ट अटैक बोलेंगे। तो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज कि अगर मान लो कोई, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस, सो वी जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, ओके। मान लो एक ग्रुप है जो जर्मनी में जाके खड़ा होता है और प्रोटेस्ट करता है कि वी वांट अ पर्टिकुलर लॉ टू कम, ठीक है, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग एंड टू द पॉइंट वेयर दे आर जैमिंग द रोड एंड दे आर नॉट लेटिंग एनीवन डू एनीथिंग। अब इस केस में विल दे बी कंसिडर्ड एज टेररिस्ट और नॉट, ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, अब अगर इसको आप यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन से देखोगे तो नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इट हैज़ टू हैव सम क्रिमिनल हार्म एंड प्रोटेस्टिंग इज नॉट अ क्राइम इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट एट द सेम टाइम if let's say if I give you more details and I tell you that these are say maybe immigrants from a different country and they want they're protesting to basically destabilize the democratic fabric of Germany in case, right, then it will be so EU की जो है थोड़ी सी डेफिनेशन और इन डेप्थ में है, क्योंकि EU बोलेगा देखो जो ये लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो सोशल फैब्रिक है और पॉलिटिकल फैब्रिक है उसमें डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं, they are trying to push us to do something non-democratic, so hence they will consider this as also terrorist attack, although no one actually in reality considers protests by people as terrorist attack, but just giving you an example. Section 15 of the UAPA India में defines terrorist act as any action undertaken by the intent of threaten or potentially threaten India's unity. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पर यूएन बहुत वेग था, EU थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ, लेकिन यहाँ पर दे वेरी स्पेसिफिक। वो कह रहे हैं कि कोई भी टेररिस्ट एक्शन जिससे इंडिया की यूनिटी टूटती है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड मेन रीजंस फॉर अटैक ऑन इंडिया, टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू ज़्यादातर, एंड बट देन बाय जस्ट सेइंग दिस दे हैव सॉर्ट ऑफ लपेटोफाइड ऑल द अदर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स अराउंड द कंट्री ऑल्सो, कि जो भी, तो अब ये नहीं बोल रहे हैं कि लोगों को की डेथ हो रही है क्या, क्योंकि डेथ हो वो ठीक है, बट अगर कोई भी एक्शन हम इंडिया की यूनिटी को हार्म करता है, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और उसकी सोवर्निटी को, तो उसे वो एक टेररिस्ट एक्ट मानेगी। तो अब डेफिनेशन थोड़ी सी और स्पेसिफिक हो गई है in terms when it comes to India. Additionally, any act carried out with the intention of instilling terror, ठीक है, किसी भी एक्शन से अगर इंडिया में लोगों को टेरर होता है कि और या फिर किसी भी दूसरी कंट्री को होता है, तो वो सब भी टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन इंडिया। जेनेसिस ऑफ टेररिज्म, तो बेसिकली जेनेसिस इज समझना कि टेररिज्म का ये जो आइडियोलॉजी है ये कहाँ से आई है। सो इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स मोर अबाउट हिस्ट्री, बट
द आइडिया ऑफ यूजिंग टेरर हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड इन सोसाइटीज़, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ये आज की बात नहीं है, पहले भी देर हैव बीन सिचुएशंस जहाँ पर लोगों ने जो है वायलेंस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करा है, या फिर लोगों में डर पैदा करके उन्होंने जो सोसाइटी थी उसको टॉपल किया। ये कई बार हुआ है, कई बार पॉजिटिव चीज़ों के लिए हुआ है जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट, कई बार नेगेटिव चीज़ों के लिए भी हुआ है, ठीक है। एक्शन सेम है बट आउटकम अलग अलग है। अगर वो एक बहुत ही तानाशाही राजा के अगेंस्ट है तो वो अच्छी बात है कि आपने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, बट लेकिन वहीं अगर मान लो राजा अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आपने इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि आपके इंटरेस्ट जो है वो नहीं पूरे हो रहे थे, तो then that might be considered a negative thing. But then both of these activities are still part of what we consider as terrorism in general. तो थ्रू आउट हिस्ट्री एक्ट्स ऑफ टेरर हैव बीन एम्प्लॉयड एज टैक्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। तो हमेशा से ही हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एशियन टाइम में ये जो है ऐसे असैसिनेशन, सैबोटाज या इंटिमेशन यूज़ किए जाते थे लोगों के बीच में, एक दूसरे को, मतलब हमने कितनी पुरानी जब देखी है ना मूवीज़ जिसमें असैसिन्स भेजते थे मारने के लिए, या तो दीज वर ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। वो भी एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म ही थे, पर वो स्पेसिफिकल उस टाइम पे कोई एक स्पेसिफिक एनिमी नहीं होता था, तो इसलिए हर देश अपने हिसाब से डील करता था अपने जो वो उन लोगों से जो टेरर फैलाते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, यूज़ किया गया था, जिससे कई सारे लोगों को स्टेट ने एक्सिक्यूट किया था, और उस ताकि वो एक टेरर रेन बना सके, ठीक है, कि लोगों को सरकार का डर हो। इसके लिए सरकार क्या करती थी, जो भी लोग प्रोटेस्ट करते थे उनको पब्लिक में एग्जीक्यूट करती थी। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि इवन दो यहाँ पे काम स्टेट कर रही है, लेकिन आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कि डर बैठाना कि अगर नहीं माने तो दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। तो दिस इज वेयर यू कैन सी द फर्स्ट बोल सकते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार जब एक ग्रुप ने पब्लिक टेरर का इस्तेमाल किया था लोगों को लाइन में लाने में, ठीक है। द टर्म टेररिज्म इटसेल्फ ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफ्लेक्टिंग, तो ये जो वर्ड है ये तभी ओरिजिनेट हुआ था क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता था कि किस तरीके से लोग को वायलेंस दिखाया जाता था ऑफ द पीपल इन पब्लिक, गिलोटिन एंड काट के, और क्या बोलते हैं, आपने इंडिया में भी स्टोरी सुनी होगी कि वीरप्पन वगैरह की गर्दन काट के और चौराहे पे रख देते थे। व्हाट इज़ दैट? दैट्स इंस्टिलिंग फियर। तो वहीं से याद आता है कि जैसे अथॉरिटीज़ ने रिवॉल्यूशनरीज में फियर क्रिएट करने के लिए जो एक्शंस लिए थे वो टेररिस्ट एक्शंस रहेंगे। फिर कॉलोनियलिज्म और रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो उसके बाद आया यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के टाइम में कॉलोनीज जो थी वो भी यही करती थी, अपना पावर दिखाने के लिए बहुत ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मारती थी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूल सी इट ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन हुआ है, दैट दे हैव किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू शो टेरर। और ज़रूरी नहीं है लॉट ऑफ पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ो तो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने अमेरिकन इंडियंस को टेरराइज करने के लिए उनको नहीं मारा था, दे किल द बफेलोज। ओके, सो मेन फूड ऑफ नेटिव अमेरिकन्स वॉज दे यूज टू हंट वाइल्ड बफेलोज, ठीक है। और बेसिकली एक साल के अंदर अंदर ही, बिकॉज उनके पास तो तीर और वो चाकू थे और यूरोपियंस के पास गन थी, so they were able to hunt them better. So you know what the European colonizers did? They pretty much killed 200 कुछ बचे, 20,000 से 200 बचे थे, ऐसे 200-300 बचे थे, बाकी सबको मार दिया था, so that the Indian population will starve and die, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ होगा ही नहीं हंट करने के लिए, तो वो मर जाएंगे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, क्योंकि इससे डर ही इंस्टिल हो रहा है ना कि इफ़ यू डोंट bow before us, we will make sure that you die a very brutal death. So that's also form of terrorism. तो colonialism के थ्रू भी हमने स्टेट का अलग अलग तरीका देखा टेरर बनाने का। और फिर
जैसे फॉर एग्जांपल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एंड द जायोनिस्ट पैरामिलिट्री इन ब्रिटिश पैलेस्टीन इमर्ज एज अ नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट एम्प्लॉइंग टेररिज्म। तो जो जैसे आप बोलते हैं ना हमास, इस वक्त हम उसे बोलते हैं कि इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाउ हियर केम इन अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब वो चाहते थे तो कॉलोनियलिज्म ने भी वही टैक्टिक्स यूज करी, और फिर पलट के जो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे थे उन्होंने भी यही यूज किया। सो वी आर सीइंग अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ, तो इससे पहले तक टेररिज्म यूजुअली अथॉरिटीज यूज करती थी, बट जब कॉलोनाइजेशन आया तो उसके बाद हमने देखा कि लोग टेररिज्म यूज करने लग गए टू फ्री देमसेल्फ। तो जितनी भी आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इन इंडिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसने काकोरी रॉबरी और बॉम्ब किया था, ये भी एक तरीके से दे वर ऑल्सो यूजिंग जो द सेम आइडियोलॉजी। उसके बाद नेशनलिज्म एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, तो कई सारे ऐसी देश जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है और माइनॉरिटीज़ जब पलट कर अपना हक मांगने की कोशिश करती है, उन्हें दबाया जाता है, तो जब वो अटैक करती है दैट्स ऑल्सो टू क्रिएट फियर कि भाई अगर आप हमें ये नहीं करोगे, हमें अपनी आज़ादी नहीं दोगे तो वी विल गो वायलेंट। और यहीं पे पता है क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई, नॉट दैट आई एम कंडोनिंग इन एनी वे, बट यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में स्पेशली कई सारी माइनॉरिटीज, इट्स अ वेरी वेरी माइनॉरिटी रिच कंट्री। इंडिया जैसी कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुड बी अलाउड एंड शुड बी एक्सेप्टेड। जो इस वक्त फार्मर्स के साथ हो रहा है इन दिल्ली में, आई थिंक दैट्स रियली बैड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, सिंपली बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड उसके कारण, उनके प्रोटेस्ट करने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड आई कैन देर यू कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन बोथ साइड्स की सरकार ने ये गलत किया, फार्मर्स ने गलत किया, दैट्स ओके, दैट्स ऑल एक्सेप्टेबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जब एक सरकार नहीं सुनती है पीसफुल प्रोटेस्ट, तब उसके बाद टेररिज्म उभरता है। तो अगर सरकार माइनॉरिटीज़ की सुनने लगे, उनको, वो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको उनकी बात सुनने लगे, उनसे बात करने लगे, तो ये माइनॉरिटीज़ टेररिज्म में नहीं बदलेंगी। एंड इफ़ यू आर सीइंग कि विद इन द कंट्री बहुत सारी कम्युनिटीज़ अगर वायलेंट हो रही है, तो इसका ये कारण है कि उनकी पहले नहीं सुनी गई। तो एक ये भी मतलब एक तरीके से हम रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल एरा में हमने देखा कि नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट बहुत सारे मूवमेंट चले जो भी टेररिज्म यूज़ करते थे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। फॉर एग्जांपल बस्क सेपरेटिस्ट ग्रुप ETA इन स्पेन एंड तमिल टाइगर्स इन श्रीलंका। सो हमने तमिल टाइगर्स के बारे में पढ़ा ही है कि हाउ दे वांटेड टू हैव देयर ओन सेपरेट स्टेट विद इन श्रीलंका, सो दे विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज टेररिस्ट बिकॉज उनके काम करने का तरीका जो था वो वायलेंस फैलाना था। सो दैट्स वाई दे विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड दैट। अब कोल्ड वॉर में अगर बात की जाए तो जितने भी इस वक्त इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, many of them are formed in response to some form of torture done on them through during Cold War by either Russians or Americans. तो अगर तालिबान देखो तो it came in Afghanistan. It was developed because of the influence of America in fighting the Red Army of Russia. So jitni bhi terrorist organization, Hamas for that matter, Hamas was just fine, but it's only after the Israel came that it became a terrorist organization. It was not a terrorist organization before. So आप देखोगे कि जितनी भी आज के टाइम में इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब अब जाके हुई है क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, क्योंकि उनके पास यही तरीका है अपनी बात सुनवाने का, और कोई तरीका नहीं है। और उनके पास ये करने के लिए मतलब दो साइड है, कॉइन के दो साइड है। एक साइड ये है कि उनके साथ कुछ हुआ है, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो हिस्ट्री आप पढ़ोगे आप देखोगे कि दिस वर पीपल हु आर यूज्ड एंड मिसयूज्ड एंड देन हेंस द हेट्रेड टर्न इनटू टेररिज्म। एंड देन उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री आप देखोगे कि कोई ना कोई देश अपनी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए टेररिज्म, दूसरे कंट्री में टेररिज्म को आग लगाता है। ठीक है, तो टेररिज्म का स्टार्ट भी वैसे ही हुआ था बिकॉज ऑफ फाइट बिटवीन द कंट्रीज, और आज उसको हवा भी
यही चीज़ दे रही है, ठीक है, कि मतलब जैसे बोल सकते हैं इंडिया में अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं तो या नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको पैसा और गन्स वगैरह कहाँ से मिल रही है? दे आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज लाइक दैट, राइट? बिकॉज इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट to do some to disbalance Indian सोसाइटी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। चाइना, पाकिस्तान, ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको और गुस्सा दिलाते हैं और हथियार दिलाते हैं, पैसे दिलाते हैं कि जाओ लड़ो, ताकि डिसेबिलिटी आए, मतलब डिसस्टेबिलिटी आए। एंड दिस इज फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल एज, व्हाट वी अंडरस्टैंड एज प्रेजेंट डे टेररिज्म। और 9/11 के बाद से बेसिकली पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि 9/11 ऐसा नहीं था कि 9/11 के पहले टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए थे, या 9/11 के बाद और गंदे टेररिस्ट अटैक नहीं हुए हैं। देयर हैव बीन मैनी, बट 9/11 was basically it hurt the ego of the country that was basically orchestrating the whole thing. US को लगता था कि वो बहुत सेफ है, और they used to push money into other countries and push their CIA जो जाती थी इधर उधर जाके कुछ कुछ करके आती थी, और उनको ऐसा लगता था कि हाँ, हम पूरे वर्ल्ड में सब कुछ जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे पे कोई अटैक नहीं कर सकता। एंड दैट चेंज्ड with 9/11. 9/11 was like a slap on the face of US, and that's when you have this modern definition of terrorism. Causes of terrorism, ideological motivation. सबसे पहला रीज़न होता है टेररिज्म बनने का या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने का, वो ये है कि उनकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है। उनको एक तरीके से लगता है कि उन्हें अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने की ज़रूरत है, वहाँ से वो मोटिवेशन चालू होता है। टेररिस्ट ग्रुप ऑफ्टन ऑपरेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बिलीफ, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स विच मे बी इधर रिलीजियस, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इन नेचर, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपने या तो देश की या रिलीजन की या आइडियोलॉजी की को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए वहाँ से उनका ये मोटिवेशन चालू होता है। दीज मोटिवेशन कैन ड्राइव इंडिविजुअल टू डू एक्ट्स ऑफ वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका देखोगे, 9/11 किसने किया था, ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन एक्चुअली, इफ़ यू रीड अबाउट हिम, he had spent quite some time in America and Europe before he became a terrorist, right? So ideologically पहले वो इतना वैसा नहीं था, कुछ हुआ, something happened that led him to, he was an educated man, and there's a documentary also on लादेन की हार्ड ड्राइव मिली थी। उस हार्ड ड्राइव में क्या क्या था उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है, क्योंकि इंग्लिश मूवीज़ थी एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अ लॉट ऑफ अमेरिकन फिल्म्स एंड ऑल। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान ऑब्वियसली यूरोप और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से दूर नहीं था। ऐसा नहीं था कि ही वॉज सम अनएजुकेटेड मैन लिविंग इन रूरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान हु डजंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ही वॉज अ वेल एजुकेटेड मैन एंड ही चोज टू लीड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो समथिंग हैपेंड, राइट। तो कुछ उनका एजेंडा होता है, कुछ कॉज होता है जिसको करने के लिए वो जो है टेररिस्ट एक्ट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप्स लाइक आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या अलकायदा जो है, ये सब आप देखोगे दे आर ड्रिवन बाय अ रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। हर रिलीजन का एक जो किताबें हैं, कोई सी भी रिलीजन ले लो, एक वो समय पे लिखी हुई है, राइट। और अब के टाइम में और उस टाइम में एक बहुत डिफरेंस आ चुका है आइडियोलॉजिकल। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पुराना तरीका है, जिस तरीके का बुक्स में लिखा हुआ है वही सही है। तो वो क्या करते हैं, वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते कि समय के साथ में रिलीजन को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। वो उनको ऐसा लगता है कि समय नहीं बदले, लोग नहीं बदले, सब कुछ वैसे ही रहे जैसा किताब में लिखा हुआ है। तो उसके कारण क्या होता है कि दे बेसिकली वांट टू इस्टेब्लिश अ स्टेट। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो इन रेडिकल वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, और क्योंकि देश वैसे नहीं चलते हैं तो देन दे बिकम हॉस्टाइल एंड दे वांट टू डू समथिंग। तो इट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट देम इन अ पॉजिटिव स्टेट, ठीक है, बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि वी से रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं रिलीजन के लिए, और बहुत आसान है लोगों को धर्म के मामले में उकसाना। और इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स भी रिलीजन बहुत यूज़ करती है, बिकॉज पीपल गो फेनेटिक, बिकॉज इट्स लाइक इट्स अ वेरी सेंट्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, देयर एग्जिस्टेंस, एंड व्हेन इट्स थ्रेटेंड दे फील एक्सट्रीमली
अटैक्ड एंड दे आर वेरी इजी टू वायलेट. जैसे बोलते हैं एक तरीके से इसका एग्जांपल सकते हो कि आप वैसे तो एक बिल्ली जो है इज नॉट दैट हार्मलेस, राइट, बट इफ देर आर किटन्स and if you try to harm their kittens, I have seen cats attack big dogs and attack them to the point where they retrieve. तो बोलते हैं ना मदर्स इंस्टिंक्ट इज मच मोर डेंजरस. सो एक कैट में बी यूजुअली एक बड़े डॉग को नहीं अटैक कर पाती, लेकिन इन केस इफ देर शी इज प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड शी विल बी मच मोर फियर्स. तो क्या होता है, लोग वैसे इतने वायलेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वायलेंट हो जाते हैं. और ये बिकॉज ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है लोगों की ज़िंदगी का, एंड इसका इस्तेमाल करके या तो कुछ लोग खुद से ही करते हैं या कुछ लोगों को बहकाया जाता है, और दोनों ही ज्वाइन करते हैं. उसके अलावा सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि जो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, दैट्स कमिंग फ्रॉम हियर. कि कई सारी जगह है जहाँ पे बहुत गरीबी है, इनइक्वालिटी है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है. और जैसे फॉर एग्जांपल देर आर स्टिल प्लेसेस जहाँ पे लोगों को लगता है कि समथिंग दैट रियली बॉदर्स मी इवन टुडे इज दैट we have this ideology that women are impure when they're in periods, right? And now as educated we understand it's a natural cycle. Periods are the reason why our humanity exists, because if a woman doesn't have a period they will not be able to give birth, and hence our entire civilization depends on it. But still we have that पुराने समय से understanding that it's impurity. तो अब क्या होता है कि अगर लोग अब आज के टाइम में अगर कहीं पे भी थोड़े से भी पढ़े लिखे लोग हैं तो वो समझते हैं कि ये ऐसा कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, राइट. बट लेकिन अगर कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा हो, जिसको कोई आइडिया नहीं, तो वो तो वही जानेगा ना जो उसको उसके माँ बाप ने, दादा दादी ने सिखाया है. जो उस वक्त के लोगों को समझ में आता है वही उसको समझ में आएगा. तो इसीलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खाली हैं लोग, बहुत गरीबी बहुत है, इनइक्वालिटी बहुत है, तो ऐसी जगह पर इन वैल्यूज़ को लोग और ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, और फिर अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं. एंड इट क्रिएट्स कंडीशन विच आर वेरी गुड फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो जितनी ज़्यादा किसी जगह कि जितनी ज़्यादा एक सोसाइटी की लोगों में गरीबी इनइक्वालिटी होगी, उतना आसान होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने चेले पकड़ना वहाँ से. दीज फैक्टर्स में फ्यूल फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, मार्जिनलाइजेशन. तो उनको बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, और वो देख रहे हैं आसपास पूरी दुनिया अच्छी हो रही है लेकिन हम गरीब रह गए, तो उनको उकसाना आसान होता है. और कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस रिजेंटमेंट का, इस गुस्से का इस्तेमाल करती है कि आओ हम तुम्हें like join us or we fight towards this whatever wrong with the society, and it's very easy to get them. तो इसे डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहा जाता है कि उन्हें अपनी रियलिटी से हटाकर एक बड़े कॉज में लगा देना, ठीक है. इससे कई सारे लोग जो है इंडिविजुअल्स वो टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं ताकि वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बोको हरम अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ में इस वक्त ऑन है, मतलब काम कर रही है. और वहाँ पे मेजर रीज़न वाई दे आर एबल टू डू so much havoc in Nigeria and Somalia, countries like that, is because the countries are inherently very poor and they're seeing the entire world around them becoming richer and richer and richer and they are going nowhere. तो ये जो resentment है इसका इस्तेमाल करके बोको हरम जो है वहाँ पे अपना जड़ बनाती जा रही है. Political grievances इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमास, कि there was no need for Hamas before when Palestine was there. It's only when, because what Britishers did, and they gave this piece of land near their old holy land to Britishers, land that did not belong to them, and they gave it to Israelis, and Israelis started protect. Of course उनको आपने किसी दूसरे के देश के घर के बीच में डाल के दे दिया कि भाई ये है घर, ये अब तुम्हारा हो गया, तो उस घर में जो लोग रहते हैं वो तो गुस्सा करेंगे ना. तो वो फाइट होती रही एंड बिकॉज पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों की छीन ली गई, इसलिए दे बिकेम टेररिस्ट, एंड हेंस द बर्थ ऑफ हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे पता है क्या आता है, हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रूवल नहीं दे रहे, ठीक है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अरे हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या हो गया, लेकिन उनकी उनका रीज़न सही है. वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर नॉट सेइंग दैट देयर एक्शंस आर राइट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो लोगों को किडनैप कर रही है, मार रही है, बम धमाके कर रही है, तो वो टेरर फैलाने के लिए, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सेम तरीके से जो है एक पोत दें
और कहें कि दे आर ऑल बैड. वी हैव टू, द सॉल्यूशन डजंट कम फ्रॉम लेबलिंग इट एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जब भी लोग पैलेस्टीन का साइड देने की कोशिश करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो यूजुअली पीपल आर लाइक, ओह सो आर यू सपोर्टिंग टेररिज्म? No, we understand why they are terrorists and we understand they are terrorists and it's not a good thing, but what we are trying to say is कि टेररिज्म की रूट कॉज जो होते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ सके कि कैसे इसे हटाया जाए. क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बनी थी, जैसे अब तालिबान को देख लो, तालिबान जब बनी थी तब इट वाज मेड फॉर अ वेरी डिफरेंट पर्पस. ठीक है, इट वाज मेड फॉर फाइटिंग विद द रेड आर्मी, इट वाज गिवन money and guns from CIA, but अब it is fighting against the very organization that helped in creation of it. तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, कि वो एक कारण से बनाए जाते हैं. वो कारण हो सकता है पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लेकिन बहुत टाइम तक अगर आप उसको रिजॉल्व ना करो तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक अजीब सी कैंसरस ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, फिर जिसका कोई भरोसा नहीं रहता, वो कहीं पे भी फट सकती है, लाइक दैट. सो कई बार पॉलिटिकल अगर ऑपरेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों को अपने राइट नहीं मिल रहे, उनको उनके ही घर में मारा जा रहा है, तो उन्हें आप बेसिकली अगर उनके पास कोई पीसफुल एवेन्यूज नहीं है जिससे कि वो अपनी बात रख सकें, तो कई बार देयर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो टेररिस्ट टाइप का हो जाता है. देन हेंस पैलेस्टीनियन एंड इजराइलीज के बीच में जो ये हमास ग्रुप है, दिस हैज़ कम. एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अब कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हो, बिकॉज हमास तो वी अंडरस्टूड इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बट अगर Israel is now what they're doing in Gaza, where they are hurting the civilians and they're doing carpet bombing and they're throwing biochemicals. So kya now you can also call Israeli government a terrorist because they're also trying to create fear in the lives of civilian Palestinians? या फिर क्या you will call will the US Army be considered as a terrorist organization for what they did in Vietnam because how they were fighting? So अब वो definition यहाँ पे blur हो जाती है, because one side says terrorism, the other side says, because even though when they're doing the same thing फिर भी consider किया जाता है. तो this is a food for thought. आप सोच के देखो कि अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएं टेररिज्म की, तो देन इन्हें भी टेररिस्ट कंसिडर करना चाहिए, बट दे नहीं, वी ओनली गो फॉर दोज विच आर एसोसिएटेड विथ सर्टन टाइप. सो इनऑर्गेनिक मतलब कि अगर स्टेट कर रही है तो उसे नहीं माना जाता है, बट अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर कर रहा है तो उसे माना जाता है. तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि यूजुअली सेम एक्शंस डन बाय स्टेट आर not considered terrorist. It's only when they're done by a fringe group that they're considered a terrorist act. Moving on, next is psychological और ethnic और religious tensions. Deep rooted ethnic conflict होता है, जैसे ये है ISIS was born out of the sectorial violence that happened between Shia and Sunni Muslims, और उसके कारण ISIS हुई थी, और अब वो it has become like a organization on its own doing all other things. तो कई बार दो ग्रुप जो मजबूर हैं एक सेम टेरिटरी में एग्जिस्ट करने के लिए, आपस में दोनों को अपने अपने धर्म को या अपने आइडेंटिटी को बचाना है, तो वो बहुत वायलेंस का दे यूज़ वायलेंस. तो ऐसी सिचुएशन में भी बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है. फॉरेन इंटरवेंशन एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, बेसिकली जैसे अगर आप वो देखो जैसे मैं बताया तालिबान का, कि कई बार क्या होता है, फॉरेन से अगर कोई लोग आ रहे हैं और वो एक किसी देश को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए कई बार जो मिलिट्री मिलिशिया बनती है वो इवेंचुअली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे वियतनामीज गुरिल्लास को आप बोल सकते हो, या फॉर दैट मैटर आइसिस ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड समथिंग लाइक दैट. सो जब जियो पोलिटिकल राइवलरीज होती है, जैसे स्पेशली कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए बनी थी बिकॉज रशिया और यूएस लड़ रहे थे कहीं कहीं पे जाके, तो वहाँ पर दे हैव क्रिएटेड दिस फ्रिक्शन. तो फॉरेन इंटरवेंशन भी एक कारण होता है कि लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है कि हमारी फ्रीडम को छीना जा रहा है, तो वहाँ से भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनकर आ सकती है. रेडिकलाइजेशन एंड प्रोपोगेंडा, अब मिसयूज़, बेसिकली प्रोपोगेंडा और रेडिकलाइजेशन मतलब कि लोग खुद डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है इन चीज़ों से. ये वो लोग हैं जिनको खुद डायरेक्टली उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया इस चीज़ का, लेकिन वो सुन रहे हैं,
ठीक है, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई सारे मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड जो कि रह रहे थे अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, एंड दे वर लिविंग रशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हेन दे read about what is happening in Syria, they actually went and started fighting इन सीरिया. उनका खुद का कुछ नहीं था, मतलब वो जहाँ रह रहे थे वहाँ इसका इतना इम्पैक्ट नहीं था. उन्होंने सुना कि वो, मतलब उन्होंने प्रोपोगेंडा सुना, उन्होंने सुना कि वहाँ क्या हो रहा है, और उनको ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है लड़ना, तो वो वहाँ से रेडिकलाइज होके गए. तो वो भी एक रीज़न होता है कि कई बार लोग जो है प्रोपोगेंडा सुनकर, प्रोपोगेंडा इज़ बेसिकली एक तरीके से किसी भी हो रही सिचुएशन को इस तरीके से प्रोट्रे करना जो एमिनेंट फियर दिखाए, कि अगर आपने ये नहीं किया तो देखो ये ऐसा कर रहे हैं. वो प्रोपेगेंडा होता है कि किसी को उकसाना दूसरे कुछ करने के लिए. तो कई सारी जगहों पर इवन व्हेन अदर प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर, पीपल बिकम मोटिवेटेड फॉर एन रीज़न. अभी जैसे रिसेंटली सबसे रिसेंट केस इसका मैं बताती हूँ, बहुत बढ़िया. शमीमा बेगम, शी इज़ अ 15-year-old गर्ल फ्रॉम UK, जो 2015 में शी रैन एंड वेंट टू Syria to join ISIS and become a ISIS bride. And eventually she was young, she was 15-year-old, she was listening to these things in, उनके दोस्तों के बीच में बातें चल रही थी इंटरनेट पे इधर उधर, and she got influenced and she went. And later on she got married to a ISIS fighter and she had 3 kids and all 3 of them died. And then now she's fighting, appealing in the court of UK कि उन्हें सिटीजनशिप वापस दे, लेकिन ब्रिटेन ने उसकी लास्ट अपील को रिजेक्ट कर दिया, सेइंग कि बेसिकली उनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो बांग्लादेशी थे एंड शी वाज बोर्न इन UK. बट ऐसा होता है कि आपको 21 साल तक UK में रहना होता है तो गेट द सिटीजनशिप. तो क्योंकि वो 15 साल की उम्र में भाग गई थी, इसलिए उनको कभी उनका UK सिटीजनशिप दी नहीं गई, तो अब वो उनको नहीं देना चाहते. दे आर नॉट अलाउइंग शमीमा बेगम टू कम बैक टू UK एंड लिव देयर. एंड दे आर सेइंग कि देख लो तुम, हम नहीं दे रहे सिटीजनशिप. तो दिस अगेन, अब शमीमा बेगम ऑफकोर्स इन रिस्पॉन्स में कह रही कि मैं 15 साल की थी, आई वॉज इन्फ्लुएंस, आई वॉज ट्रैफिक्ड, ओके. एंड बट देन पॉपुलेशन ऑफ UK feels that no, you were smart enough to know when you took a plane to go back to support ISIS, you know what you were doing. So this is like this girl, and there were 3 of them, they personally were not getting affected by it. They were radicalized, they were given a propaganda which propelled them to go to ISIS and do what they did. So that's also one way how people become terrorists, or organizations become, or group of people become terrorists. Next is psychological factors, जैसे personal grievances, trauma, alienation. आप देखोगे US में इस वक्त बहुत सारी गन शूटिंग वायलेंस हो रहा है, ठीक है. उसको आप बोल सकते हो दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, बिकॉज जैसे एक था जिसमें एक बंदा था, ही वॉज होमोसेक्सुअल एंड ही वॉज वेरी फेड अप विद हिज लाइफ बिकॉज ही वॉज नॉट ओके बीइंग इट. सो he did not like, he was homophobic and he went into this club which was known to be a place where many people with homosexual tendencies used to hang out, and he went there and he opened fire. Now these instances, these could be seen as a terrorism that has been starting from a psychological point of view, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को या ग्रुप ऑफ लोगों को थ्रेटन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर, दे आर नॉट एट पीस विद देयर सराउंडिंग्स, एंड दे ऑफ्टन टेक एक्शंस. तो अगर आप बोल सकते हो कि जितनी बहुत सारी कंट्रीज़ में इस वक्त जो ये नियो नेशनलिज्म आ रहा है, दिस इज़ अ बिट ऑफ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर टू इट, वाई मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव सडनली स्टार्टेड बिकमिंग वेरी nationalist in the recent times. So this is where it comes from, क्योंकि उनको पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, कोई ट्रॉमा है, वो उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से आए हैं, और इसलिए भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं. ये लोग जो है, इन्हें वल्नरेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी लाइफ का पर्पस कुछ खास होता नहीं है, तो ये अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढने के चक्कर में, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एम्पावरमेंट के चक्कर में जाते हैं. और ऐसे फॉर एग्जांपल 2015 में पेरिस अटैक वाज फाउंड टू हैव एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट. तो फ्रांस में ये हुआ था डेडली अटैक जिसमें 120 लोग मरे थे,
और ये सबसे डेडलीस्ट वायलेंट स्ट्राइक थी फ्रांस में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. तो दिस हैपेंड बिकॉज देयर वर ग्रुप ऑफ पीपल हु फेल्ट दैट दे वर लूजिंग देयर आइडेंटिटी एंड इसीलिए दे सॉर्ट ऑफ रिवोक्ड. तो एक वो भी कारण होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. सो टेररिज्म एग्जिस्टेड बिफोर 9/11 ऑल्सो. ठीक है, उसके पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन 9/11 सॉर्ट ऑफ चेंज द फैब्रिक ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी इन सच अ वे दैट उसके बाद पूरी दुनिया एकजुट हो गई लड़ने के लिए टेररिज्म में. बिकॉज यू नो टेररिज्म रीच्ड द डोर स्टेप ऑफ द सुपर पावर, द हेजिमोनिक पावर. तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, also referred to as the war on terrorism, is a worldwide military campaign initiated by United States in response to September 11 attacks. तो जब वहाँ अटैक हुआ तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अब हम साथ में मिलकर लड़ेंगे टेररिस्ट से. So this is George W. Bush. There are conspiracy theories that you might have heard that he actually orchestrated 9/11 or something like that, and there are a lot of things around it, but I'm talking about this because यहाँ पे हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन the reason I am telling you is कि हो सकता है कि आपने भी पढ़ा हो ऐसा कुछ, राइट? आपने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ी हो जिसमें ऐसा कहा गया है कि 9/11 was insider job or something. You might have such ideas about the world around you as well. Try to keep that low and only from the point of view of exam. UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने खुद की आइडियोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आप अपने पास ही रखेंगे और हम सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे जो स्टेट वाइज एक्सेप्टेड है. ठीक है? सो आई मीन देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल बिलीव्स दैट यू हैव, बट डोंट कोट दोज बिलीव्स, है ना? तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश said that the war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end here. We will not wait till every terrorist group has been found, stopped and defeated. So it's sort of like it started with Al-Qaeda, but then उन्होंने कहा कि जब तक सारा टेररिज्म खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं. इट इज़ रिकग्नाइज एज द मोस्ट रीसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट अगर देखा जाए, इसमें ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, तो दैट्स टेररिज्म. एंड इसका मेन जो टारगेट वो है इस कैंपेन का इज़ मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट सच एज अल-कायदा, तालिबान एंड द अफिलिएटेड ग्रुप्स. एंड कई सारी रिजीम्स है जो इस्टेब्लिश हुई है इसी के बेसिस पे. जो कंट्रीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है उन्हें भी टारगेट किया गया है. वेरियस मिलिटेंट फ्रैक्शंस निकले हैं इसके, मतलब बेसिकली अलग अलग गुट बन गए हैं जिनके अपने अपने अलग अलग कॉजेज़ है. क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है ना, टेररिस्ट आइडियोलॉजी शुरू एक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, लेकिन उसके बाद फ्रिक्शंस आने लग जाते हैं क्योंकि हर किसी का some people are more radical than others, right? So then we are seeing ki most of them are subgroups of these groups itself, and they have like moved into different. कोई Kurdish Kurdish community के लिए काम कर रहा है, कोई कश्मीर के लिए काम कर रहा है, कोई वेस्ट के अगेंस्ट लड़ रहा है, कोई इस्लाम को दुनिया का रिलीजन बनाने के लिए लड़ रहा है. तो अलग अलग फैक्टर्स, शिया मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पर देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों इस्लामिक देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं. सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेररिज्म इज long. You cannot put all of them in one big basket. So they are all different organizations fighting different things, but the aim, that what combines them is that they're either originated from a similar fluctuations in the in the past, or they also, मतलब उनको जो चीज़ जोड़ती है वो ये है कि वो they are terrorist organization. They use terrorism as their main function of working. The Islamic militia has emerged as the key adversary to the United States following its expansion. So जब से मतलब ज़्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली वेस्ट की ही तरफ देखती है, उन्हीं से लड़ने के लिए ज़्यादातर वी आर सीइंग कि उनका मोटिवेशन है कि वेस्ट ने, बेसिकली अमेरिका ने जो किया है कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में मिडल ईस्ट में, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स दैट हैज़ कॉज प्रेजेंट डे टेररिज्म. अब यहाँ पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर बात करें तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, हर कंट्री को इस 6 लेवल पर डिवाइड कर दिया कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑन देम. सो डार्क ऑरेंज इज़ वेरी हाई एंड ग्रीन इज़ नो, एंड विच ऑनेस्टली आई एम not sure why China is green, because I mean, we don't get enough news, but China has a lot of things happening within their country. So
you'll notice that India comes somewhere on the high level, and Pakistan, Afghanistan, and most of the northern half of the African countries are engaged. And यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिको और कनाडा कोई मतलब नहीं, US is medium level पे आ रहा है, and there are so many other countries, but Russia is pretty far away, and we are seeing a lot of it happening here in the East Pacific region also. तो एक तरीके से उन लोगों ने कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ये 2003 का इंडेक्स है. इससे बेसिकली इट हेल्प्स सॉर्ट ऑफ टू अंडरस्टैंड कि वेयर द एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग मोस्ट. एंड सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, इम्पैक्ट इज़ नॉट जस्ट कि वो हम हमला कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट है. तालिबान का इम्पैक्ट अफगानिस्तान के लोगों पर भी होता है, ठीक है. जैसे पाकिस्तान में भी हमले होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इवन दो क्योंकि विद इन पाकिस्तान ऑल्सो देर आर कम्युनिटीज़ हु आर नॉट इन फेवर ऑफ टेररिज्म. सो उनके ऊपर, जैसे आई रिमेंबर रिसेंटली तो नहीं, इस बात को 10 साल हो गए, एक मिलिट्री स्कूल के ऊपर हमला हुआ था एंड हंड्रेड्स ऑफ किड्स डाइड, राइट. सो even though we say that Pakistan is the harbor of terrorism, but वहाँ के खुद के लोग भी उससे इम्पैक्ट होते हैं, राइट. इंटरनल इश्यूज भी होते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी होते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि हम टेररिज्म को एक लेंस से ना देखें. अब लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया के ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं टेररिज्म से फाइट करने के लिए. सो इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन इज 1967 द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. तो दिस, जैसे हमने अभी UN की टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, तो वो कैसी ब्रॉड थी. वैसे दिस वाज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एक्ट्स, ब्रॉडेस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू इट. तो इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज द new things that has been added makes it more relevant than reading about it as it was in 1967. Then we'll talk about TADA, which is the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 87. Why did it happen and why it got dissolved? And then Maharashtra Control for Organized Crime. So this was more to do with mafia, but mafia को भी टेररिज्म में ही माना जाता था, बिकॉज दे यूज टू ऑर्केस्ट्रेट लॉट ऑफ किलिंग्स एंड वायलेंस टू पीपल यूज टू फियर, राइट. लोगों को डर रहता था माफिया का, और वो डर से लोगों से काम करवा लेते थे. तो दैट ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ एक तरीके से टेररिज्म. तो इसीलिए इसे भी हम टेररिज्म के अंदर ही पढ़ते हैं. फिर पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, दिस केम अराउंड आफ्टर 26/11. And then finally this is the National Investigation Agency Act in 2008. This was the most recent one. So what we'll do, we'll talk about each one of them and when we'll go to this, because एक inherent problem पता है टेररिस्ट एक्ट से क्या है कि and this is something that not a lot of people agree with. So but then ठीक है, हम एक तरीके से बोलते हैं ना कि कोई इंसान टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, उसका इस्तेमाल करना तो ख़राब है, पर उसका हो सकता है करने का रीज़न ख़राब ना हो, ठीक है. तो मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए वायलेंस यूज़ कर रहा है, तो अगर यू कैन जस्टिफाई इट मोरली अ लिटिल बिट आफ्टर सीइंग कि अगर हमने लड़ाई करी ब्रिटिशर्स से, वी किल सो मेनी ब्रिटिशर्स, राइट. सो वी डिड इट बिकॉज फॉर 200 years वी ट्राइड ऑल डिफरेंट थिंग्स एंड नथिंग वर्कड एंड देन वी हैड टू टेक आर्म्स अप, राइट. सो देन यू अंडरस्टैंड, यू कैन मोरली जस्टिफाई इट. एंड हैंस जब हम बात करते हैं तो कई सारी इन एक्ट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज कर देता है, एक इसका एग्जांपल बहुत अच्छा मैं दे सकती हूँ कि मान लो एक स्कूल है, स्कूल का रूल है कि कोई भी बच्चा अपनी क्लास में से उठ के जो है बाहर नहीं जाएगा बिना टीचर के परमिशन के, ठीक है. मान लो एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों अलग अलग क्लासेस में उठ के बाहर चले गए, दोनों को पनिशमेंट दी गई, प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गए. अब बच्ची से पूछा कि आप क्यों निकले क्लास में से, तो बच्ची ने बोला मुझे सुसु लगी थी, मैं निकल गई. बच्चे से लड़के से पूछा कि तुम क्यों निकले थे, तो उसने कहा कि मुझे वॉमिटिंग आ रही थी इसलिए मैं निकल गई, ठीक है. तो अब इस केस में आप किसको पनिश करोगे, किसको नहीं करोगे. अब इसमें क्या होगा, दोनों ने ही गलत काम किया है, दोनों ही ने ही रूल को फॉलो नहीं किया है, दे हैव वेंट अगेंस्ट द रूल, बट one person left because they genuinely could not control, they were going to vomit, but the other person, they could have controlled their bladder, right, they could have controlled their bladder and asked the teacher to go and teacher could have permission. लेकिन एक इंसान को अगर उल्टी आ रही तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता, राइट. तो एक इंसान को पनिशमेंट मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, इवन तो दोनों ने सेम एक्शन करे. तो वैसे ही वी हैव टू सी टेररिज्म ऑल्सो, कि करना तो गलत है, नो वन इज डिनाइंग दैट, बट वी हैव टू ब्रिंग इन टू
अंडरस्टैंडिंग सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण ये एक्शन लिया गया है, नहीं तो क्या होगा, इट ओनली, क्योंकि अगर सही कारण से एक्शन लिया गया है तो फिर उल्टा ही और भड़केंगे लोग, ठीक है। अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई अगर ऐसा एक्शन किया है जिससे जैसे प्रोटेस्ट किया या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोक दी क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी जो पूरी नहीं हो रही थी, और गवर्नमेंट ने पलट के उनके ऊपर टेररिस्ट का स्टैम्प लगा दिया, तो इससे कम्युनिटीज़ और भड़क जाएंगी। एंड ये ही मेन प्रॉब्लम थी कि ये सारे एक्ट्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाडा। सो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1987 में आया था। ये बेसिकली इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ ही था ताकि कि इंडिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उनको संभालने के लिए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस थे एज़ कम्पेयर टू यूएपीए। यूएपीए बहुत जनरल था, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उसके लिए था यूएपीए, बट ये वाला एक्ट उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन बहुत सारे लीगल चैलेंजेस थे इसके लिए। यू कैन रीड दिस करतार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1994 केस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड इन डेप्थ अबाउट दिस केस, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हेन योर डेफिनेशन इज नॉट pristine, there are loopholes and people can be mislabeled as terrorists. So that was the problem. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि देखो आपका जो एक्ट है वो इस बात पर रिलाय कर रहा है कि जो सरकार है वो उसका मिसयूज़ ना करे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट किसी एक्ट का मिसयूज़ करके अपनी ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, सो देन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, ठीक है। उन्होंने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपलोड करा, सेइंग कि हम इस बात पर ही काम करते हैं, हम गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं कि वो गुड फेथ में अपने पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देर वर ऑल्सो इंस्टेंसेज वेयर इट वॉज फेल्ट दैट इट वॉज अब्यूज्ड, ठीक है। तो क्योंकि कई सारे इंस्टेंसेज है जिसमें अब्यूज ऑफ पावर देखा जा रहा था और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज थे इसके कारण, इसीलिए इसे रिपील कर दिया गया था 1995 में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इशूज। ऑपोजिशन हो रहा था बिकॉज ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वॉज यूजिंग दिस एक्ट टू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल people who were just trying to function democratically in a way. Read about the Kartar Singh issues of wala act court case and you'll understand what is happening. Then Maharashtra Control and Organized Crime 1998, MOCOCA जो था वो it was for mafias in Mumbai, and देखो technically it's very we don't see them as टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरली। आज अगर हम टेररिस्ट सुनते तो हमारे दिमाग में अलकायदा ही आता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि डेफिनेशन के बेस पे जाएंगे। अगर कोई भी इंसान यूज़ कर रहा है इन्फ्लुएंस एक्शन, कुछ ऐसे कर रहा है जिससे कि लोग डर रहे, तो उसे टेररिज्म कहा जाता है। एंड माफिया का मेन फंक्शन काम करने का यही था कि दे यूज्ड टू इंस्टिल फियर इन द पीपल वर अफ्रेड ऑफ पीपल हु वर इन माफिया। सो और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लाइन हो चुका था मुंबई में, यू रिमेंबर द होल दाऊद एंड एवरीथिंग इंस्टेंसेस। मकोका हैज़ ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट एज कम्पेयर टू पोटा में टेररिज्म को अलग नज़रों से देखा जाता था, उस डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया इस एक्ट के अंदर, और ऑर्गेनाइज क्राइम को भी इसके अंदर लेके आया गया कि ये भी सेम इफेक्ट आते हैं, इन्हें भी टेररिस्ट जैसा अज्यूम करना चाहिए। इसमें एक ये चीज़ जो चेंज हुई थी वो ये थी कि यूजुअली हमारे लॉ में ऐसा होता है दैट द पर्सन हैज़ टू बी प्रूव्ड गिल्टी, ठीक है, विथ इनफ एविडेंस, बट अकॉर्डिंग टू मोकोका इंडिविजुअल वर प्रिज्यूम्ड गिल्टी अंटिल दे वर गिवन द प्रूफ ऑफ इनोसेंस, ठीक है। सो यू विल सी दिस इज हैपनिंग जब क्योंकि लोग क्या करते थे, अगर किसी ने कोई विटनेस आता ही नहीं था बिकॉज वो इतने डरे हुए थे, तो इसीलिए द एम the responsibility of proving innocence was put on the guilty. Same is happening also in gender वाला जो law है कि पहले if someone was raped then they had to prove that they did not, right? And उसमें कई बार lawyers used to ask very foul questions to the females who were sexually assaulted, and then the law was changed so that now the person has to prove that he is not guilty, ठीक है। तो क्योंकि लॉ का मिसयूज हो रहा था इसलिए उसके ऊपर लॉ लाया गया था। तो समथिंग सिमिलर वाज हैपनिंग इन मकोका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट पोटा, जिसके बारे में हमने पहले बात करी कि उससे ये काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपैंड करता था। ये पोटा आया था बिकॉज ऑफ राइज ऑफ क्रॉस
बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान का आईएसआईएस ने इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, एंड स्पेशली आफ्टर September 11 जो अटैक हुआ था उसको लेकर ये एक मतलब टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए ये स्पेशल लॉ बनाया गया था। इसको बेसिकली बहुत सारे, ये जो पोटा और टाटा दोनों ही है ना, इन दोनों एक्ट्स को बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आ रहे थे, बिकॉज इसका मेन, बिकॉज डिफाइनिंग टेररिज्म इज ईजी बट डिफाइनिंग मोटिवेशन फॉर टेररिज्म इज वेरी डिफिकल्ट। यू अंडरस्टैंड कि कोई भी किसी को भी टेररिस्ट बोल के जेल में भर सकता है, ठीक है, और दिस कैन बी मिसयूज्ड बाय गवर्नमेंट टू पुट देयर अपोजिशन लीडर्स इन जेल। जैसे अब फॉर एग्जांपल पुतिन, नलवेनी वाला केस, अगर आप नेवलनी वाला केस देख लो, सो दैट्स व्हाट पुतिन हैज़ ऑल्सो डन, राइट। दे हैव यूज्ड उनको बोलते हैं कि सोसाइटल मिसक्रेंट्स नाम बोल के, और अपने अपोजिशन लीडर्स को जेल में भस देते हैं और फिर पॉइजन कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा ही यही लीगल प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ रही थी, इसीलिए ये वाले जो जितने भी एक्ट्स थे इनके ऊपर कई सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, और कोर्ट ने हर बार इनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करा है, लेकिन प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स फिर भी थी। एंड फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन देयर वर न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ मिसयूज ऑफ दिस लॉ अगेंस्ट द करप्शन ऑफ इंडियन पुलिस एंड जुडिशरी। और आफ्टर यूपीए केम टू पावर, उन्होंने पोटा के प्रोविजन को यूएपीए में इंटीग्रेट कर दिया, और विच इज़ बेसिकली उन्होंने अपना कैंपेन का जो प्लेज लिया था कि वो इसे हटाएंगे, रिपील कराएंगे, वो उन्होंने किया। लेकिन रिपील कैसा किया, ये नहीं कि रिपील कर दिया जैसे पहले वाला हुआ था, टाडा हुआ था, नो, दे जस्ट सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू द यूएपीए। नाउ विल टॉक अबाउट यूएपीए। सॉरी, एक और बिफोर टॉकिंग अबाउट यूएपीए लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो 26/11 के बाद ही ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका काम था बेसिकली कि अगर टेररिस्ट एक्शंस हो रहे हैं कंट्री में, तो उसको लेकर जितना भी लीगल मतलब सेफ्टी को देखना, अगर कोई पकड़ा गया करते हुए तो उनके साथ क्या करना है, तो वो इंटेलिजेंस वाला जो काम है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी। नाउ लेट्स कम टू यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इट वाज इनेक्टेड इन 1967, पर उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत काफ़ी काम मतलब इतनी ज़्यादा लूज थी कि उसमें हर बार it was not able to, because this was made in 1967 with a very different understanding, ठीक है, उस टाइम पर। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा रिलीजन के साथ भी समय से चेंज होता है, यूएपीए में भी चेंज की ज़रूरत थी। ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही था कि हमें ना अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो हो रही है उनको कर्व करना है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है फिर, माफियाज भी, छोटे मोटे गुंडे भी, एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ऑल्सो, सब आ जाते हैं उसमें। तो इनका मेन एम था कि वो किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को टारगेट करे इन सच अ वे दैट, और अच्छा इनका जुरिस्डिक्शन इन्होंने स्पेसिफाई किया कि कहाँ किस एक्ट को वो इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्ट मांगते हैं। उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन बताया कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो इंडिया की बॉर्डर के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, उसके पर कोई भी अगर अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन इंडिया। अगर किसी भी गवर्नमेंट पर्सनल पे होता है, चाहे फिर वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, या कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रजिस्टर्ड शिप के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर और उसके ऊपर कोई हमला होता है, तो उसे विल बी कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया। सो टेररिस्ट एक्ट ऐसे डिफाइन किया गया है दैट इट इज़ बेसिकली कुछ भी जो इंडिया की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, सोवर्निटी को, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है और लोगों में भय, टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम एक टेररिस्ट एक्ट कहेंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ ब्रॉडन्स द डेफिनेशन अ लॉट। फिर इसमें अमेंडमेंट्स जो हुए थे उसकी बात करते हैं। 2004 में इसमें जो एक अमेंडमेंट हुआ था, बिकॉज यू रिमेंबर द टेररिस्ट हु वाज कॉट, राइट। सो इसमें अमेंडमेंट हुआ था बेसिकली टू स्पेसिफाई कि अगर कोई इंसान टेररिस्ट एक्ट करते हुए पकड़ा जाता है, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, उसको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, वो स्पेसिफाई इस चैप्टर में किया था। फिर 2008 में इसको और ब्रॉडन किया था डेफिनेशन को, टू इंक्लूड एनीथिंग। बेसिकली 2008 में यूएपीए जो है उसमें ये वाला जो पार्ट था वो ऐड हुआ था। उसके पहले तक इट वाज जस्ट अबाउट कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको एप्रीहेंड किया जाएगा, बस इतना ही था बोला। 2008 में एडिट करके दिस वाज ब्रॉट। फिर 2012 में इसको एक्सपांड किया गया कि अगर वो, पहले तक क्या था कि अगर सिर्फ लोग इफ़ दे आर ओनली
किलिंग पीपल देन दे आर टेररिस्ट। लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया 2008 के टाइम में कि अगर सिक्योरिटी बढ़ती जा रही तो टेररिस्ट को भी रियलाइज़ हो रहा है ना कि यार हाँ अब सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई तो हम नहीं बम फोड़ सकते, तो दे विल ट्राई टू फाइंड अदर वेज टू अटैक द कंट्री। एंड अगर आप किसी को डायरेक्टली नहीं मार सकते हो तो क्या करोगे, आप उसको उसके जेब पे हाथ मारोगे, राइट। तो व्हाट वी स्टार्टेड सीइंग नोटिसिंग अराउंड द वर्ल्ड इन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कि वो हमला करने लग गई शिप्स के ऊपर, जो इंडियन शिप्स है, या वो किस तरीके से ऐसा कुछ करने लगे कि कंट्री डीरेल हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी पाइपलाइन तोड़ दी, या उनके शिप्स को हाईजैक कर लिया, या उनके शिप्स को नहीं जाने दिया, या उनके किसी डिप्लोमेटिक पर्सन को पकड़ लिया। तो ये सब चीज़ें भी दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन एयर कि अगर आप ना सिर्फ फिजिकल अटैक बट ऑल्सो अगर आप इकोनॉमिकली इंडिया को जेपरडाइज करने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से, तो उसे भी टेररिस्ट एक्ट कहा जाएगा। फिर 2019 में ये इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि वो एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट बोल सकते हैं, और द लिस्ट देम इन शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट विदाउट ड्यू प्रोसेस। कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको लगता है कि ये टेररिस्ट पर्सन है तो उसको डायरेक्टली इस शेड्यूल में ऐड किया जा सकता है। और एडिशनली इट एम्पावर्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, टू अप्रूव द सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली ये पावर दिया उनको कि अगर आपने डिसाइड, अब आपको कोई ड्यू प्रोसीजर नहीं करना है, अगर आपको लगता है ये इंसान गलत कर रहा है तो उसको आप टेररिस्ट की लाइन मतलब लिस्ट में डाल सकते हो। और डायरेक्टर जनरल को ये भी वो दे दिया पावर कि वो इस बंदे की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकता है टू डू द इन्वेस्टिगेशन व्हाटएवर। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, इनिशियली इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया इन 1996। बेसिकली एम ये था, इंडिया को लगता था कि वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है टेररिज्म की वो बहुत हल्की है, लाइक इट्स वेरी ओपन एंडेड। सो इंडिया बेसिकली प्रपोज्ड, एंड उस वक्त पे दिस वाज नॉट द ओनली कन्वेंशन, उस वक्त 14 अदर कन्वेंशंस यूज्ड टू एग्जिस्ट जो टेररिज्म को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन CCIT इसलिए अलग था क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लीगल फ्रेमवर्क दे रहा था बना के टू फाइट विथ टेररिज्म, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज अपने अपने मीन्स अपने अपने लीगल लॉज के हिसाब से फाइट कर रही थी। इंडिया वॉज बेसिकली प्रपोजिंग अ वे इन विच ऑल द कंट्रीज टुगेदर कैन कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन अ लीगल वे। ओके, तो इसमें इनके जो सिग्नेटरी थे और इन बेसिकली उन्होंने कहा था कि जितने भी सेफ हेवन्स है, या वो कंट्रीज़ है या ऑर्गेनाइजेशंस है या कंपनीज है जो कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रही है, उन्हें भी लाया जाए अंडर द रेडार। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बताई उन्होंने जो सारे की सारे UN के मेंबर्स ने एक्सेप्ट करी इन जनरल असेंबली। उसके बाद टेररिस्ट ग्रुप्स को काम करने से और डीमेंटल करने के लिए उनके कैंप्स को, जहाँ पर भी हमें पता है कि वो रह रहे हैं या वहाँ से काम कर रहे हैं, उस जगह से उनको हटाया जाए और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट किया जाए बाय स्पेशल लॉज, ठीक है। और अगर कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है ग्लोबली तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मतलब कि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को साथ लड़ रही है और उनके कंट्री में टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है तो उस पर प्रोसिक्यूशन कैसे किया जाए। करंट स्टेटस क्या है, अब बहुत सारे फेसेस हैं CCIT के बिकॉज ऑफ अपोजिशन फ्रॉम US एंड OIC कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस, बिकॉज उनको लगता है कि आपकी जो डेफिनेशन है वो डेमोक्रेटिक और लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दूर है, क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड इट ब्रिंग्स इट इज़ सो स्ट्रिक्ट दैट इट सॉर्ट ऑफ गोज अवे फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है। OIC ने बोला है कि लेबलिंग लिबरेशन मूवमेंट, जो अगर कोई अपने देश में सेल्फ डिटर्मिनेशन या आज़ाद होने का मूवमेंट लड़ाई कर रहा है तो उसको आप टेररिज्म नहीं घोषित कर सकते, ठीक है, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि यू कैन एक्चुअली कॉल हमास टेररिस्ट बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड दैट हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम देम, सो दे आर नॉट, सो बोलते हैं ना किसी का फ्रीडम फाइटर किसी का टेररिस्ट, लाइक दैट। सो US और उसके अलावा ने पुश किया है कि किस तरीके से हम स्टेट मिलिट्री फोर्सेस को पीस टाइम में यूज़ कर सकें टू फाइट विथ टेररिज्म। एंड लैटिन अमेरिकन नेशन ने एडवोकेट किया है एक अपोजिशन स्टैंड। उनका कहना है कि हमें इन एक्ट्स को जनरल उसमें इंक्लूड करना चाहिए। बेसिकली हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, क्योंकि हर कोई टेररिज्म से अलग अलग तरीके से जूझ रहा है, राइट। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें टेररिज्म इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी वी शुड रिमेन लिबरल। कहीं पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं तो दे आर फीलिंग दैट दे शुड बी मोर स्ट्रिक्ट, एंड सम कंट्रीज़ आर मिस यूजिंग
the idea of terrorism to suppress their minorities. So every country has their own agenda, and it's very difficult to bring all of them on the same page with respect to what is there. While consensus remains elusive, consensus नहीं हो पा रहा है CTTI को लेकर, लेकिन टेररिज्म कन्वेंशन होता रहता है और इससे कई सारे प्रोटोकॉल आए हैं इस वक्त पर. इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग अडॉप्टिंग ऑन 15 दिसंबर 1997. सो इवन दो पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं जो हुई है. सबसे पहला है कि कैसे है ना टेररिस्ट बॉम्बिंग को सप्रेस किया गया है, कि ऐसे मेजर्स लिया जाए जिससे टेररिस्ट बॉम्बिंग ना कर पाए. इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेसिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, की जो कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या लोग या बिजनेसेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहे हैं उनको रोका जाए. क्योंकि अगर बेसिकली सिंपल सी बात है ना, अगर वो इतना कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे है, अगर उनके पैसे रोक लोगे तो उनका वो भी रुक जाएगा. इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, बेसिकली एक इस पे सब लोग अग्री करते हैं कि भगवान प्लीज़ टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर पावर मत दो, आने दो. इस पर सब अग्री करते हैं. ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी. अब पूरी दुनिया को रियलाइज हो गया था कि देखो टेररिज्म जो है हमारी एक जने की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, हर जगह उसका जो है प्रकोप है. तो इसलिए यूएन ने एक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें उन्होंने बेसिकली एक बोल सकते हैं कि एक अनपैरेलल ग्लोबल टूल, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म फाइट किया जा सके और नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सके. अब जैसे बोलते हैं ना, एक जना फाइट कर रहा है तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन सब पूल करके फाइट करेंगे तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, तो उसके इफेक्टिव. तो इसीलिए बेसिकली दिस स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड. ये यूनानिमसली अडॉप्ट हुई थी 2006 में, जिसमें यूएन के सारे मेंबर्स ने इंडोर्स किया था कि एक कॉमन स्ट्रेटजी की ज़रूरत है टेररिज्म से फाइट करने के लिए. उसके बाद ये स्ट्रेटजी को डिनाउंस कहा गया था कि सारी कंट्रीज़ बेसिकली टेररिज्म को और हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म को डिनाउंस करती है. मतलब हर कंट्री एक तरीके से प्लेज ले रही थी कि हम टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने एजेंडा को आगे ले जाने के लिए. उन्होंने ये भी प्लेज किया था कि वो मेजर्स लेंगे, प्रैक्टिकल मेजर्स लेंगे, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इन कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज टेररिज्म को कन्फ्रंट कर सके और प्रिवेंट कर सके होने से. ठीक है, हर वो कोशिश करेंगे जिससे टेररिज्म खत्म हो सके, चाहे फिर वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करना हो या फिर लड़ना हो, दोनों ही. द मेजर्स encompass डाइवर्स रेंज ऑफ एक्शंस इंक्लूडिंग इनहेंसिंग स्टेट कैपेसिटीज. तो अलग अलग देश जो फाइट कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी स्ट्रेंथन कर रहा है कि वो टेररिज्म से काउंटर टेररिज्म कर सके, और उसके अलावा दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सके. कि मतलब अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ से सपोर्ट मिल सके ऑर्गेनाइजेशन से, कि मान लो किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी है और उसके कारण टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो किस तरीके से बाकी कंट्रीज मिलकर उस स्टेट की हेल्प कर सकती है, लाइक दैट. इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हो कि मान लो सुएज कनाल में से जैसे अभी हुतीज यूएस के शिप्स पे हमला कर रहे हैं, तो that's where the entire countries, all of the countries can come together and sort of make sure कि वो एरिया जो है वो सेफ हो, अटैक्स ना हो, है ना. क्योंकि उसमें एक जना काम नहीं कर सकता, one country cannot do it all. So this is where these global स्ट्रैटेजीज कम इन प्ले. तो इस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने 4 मेन पिलर्स बताए हैं कि किस तरीके से हम टेररिज्म से लड़ सकते हैं. फर्स्ट पिलर इज एड्रेसिंग द कंडीशन. बेसिकली उनका कहना है कि देखो टेररिज्म तो आखिरी हथियार होता है, लोग यूज़ करते हैं, राइट. उस हथियार को यूज़ करने के रीज़न होते हैं, राइट. कोई किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को लगता है कि उनका रिलीजन से उनसे छीना जा रहा है, किसी को कुछ लगता है, राइट. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हर देश ना अपने अपने रीजन में उन कंडीशन को क्वेश्चन करेगा जिसके कारण लोगों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं. ठीक है, अब अगर लोगों ने हथियार उठा दिए हैं तो उससे कैसे लड़ा जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, कॉम्बैट कैसे किया जाए. अब क्या कर सकते हैं हम स्टेट की कैपेसिटी बिल्डिंग करने में इस तरीके से कि वो यूनाइटेड नेशंस क्या कर सकता है इन देशों को हेल्प करने के लिए, कुछ इस तरीके से कि वो अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ताकि टेररिज्म ना फैले, और अगर फैल गया है तो उससे लड़ सके. तो उसके लिए नेशन के साथ क्या काम करना है वो. और चौथा पिलर है कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस दे हैव टू अंडरस्टैंड कि टेररिस्ट्स आर they may not be they are cruel, they are fighting and all, but then they might also be misjudged or can be innocent people who were given wrong ideas, right. जैसे मैंने अभी वो शमीमा बेगम का एग्जांपल बताया था कि
हो सकता है शी डिड नॉट नो व्हाट शी वाज डूइंग, राइट, शी थॉट समथिंग, शी वाज शोन अ डिफरेंट नैरेटिव, दैट्स व्हाट रेडिकलाइजेशन इज, दैट्स व्हाट प्रोपेगेंडा इज, राइट। सो एक तरीके से किस तरीके से हम टेररिज्म से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ में मेकिंग श्योर कि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करें, इसके ऊपर ये फोर्थ पिलर है कि हाउ टू गो अराउंड इट, टू बेसिकली डील विद इट अ बिट मोर डेलिकेटली। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इसका बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ही काम है, टेररिज्म को हेड ऑन लड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप लड़ते हो तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। इंडिया को भी सेम प्रॉब्लम आती है जब वो इंसर्जेंट्स से लड़ती है इंडियन आर्मी। आप देखोगे कितना नाम खराब है इंडियन आर्मी का इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन कश्मीर, बिकॉज they have to be strict, they have to be given certain powers to fight the insurgents, right? But then some people misuse those powers. Army sometimes have misused their powers in these regions, they have sometimes killed innocent people. So this creates a cycle कि आपने इंसर्जेंट्स को मारने के लिए इनोसेंट पीपल पे हमला किया, फिर वो इनोसेंट पीपल के बच्चे और टेररिस्ट बन गए। सो दिस इज अ साइकिल, राइट। सो बेसिकली आइडिया ये था कि ये साइकिल, सो हेड ऑन टेररिज्म से लड़ना बहुत मुश्किल है, तो हम बेसिकली हाउ कैन वी फाइट इट फ्रॉम बिहाइंड, सो इन अ वे दैट नो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन विदाउट मनी। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम यही था कि वो किस तरीके से फोकस कर सकती है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कहाँ से मिल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मिल रहा है, तो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट कर सकती है, राइट। ऐसे इंस्टीट्यूशन बना जिससे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। उसके अलावा उसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, जहाँ पे उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है जो काम करती है। 39 मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इंडिया पहले 2006 तक ऑब्जर्वर था, फिर 2010 में से के बाद फुल मेंबर बन चुका है। इसमें EU और GCC भी है और ये ग्लोबली काम करता है। ये बेसिकली जो पैसा छुपा के जा रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, अलग अलग कंट्रीज़ के, हर किसी का अपना अपना मोटिव है ना। हर कोई ये हो सकता है कि मान लो आईसिस जो है वो अपने इस्लामिक रेडिकल व्यूज़ के कारण लड़ रहा हो, लेकिन उसको पैसे देने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो उनके व्यूज़ में बिलीव करता हो सकता है उसको चाइना पैसे दे रहा हो कि ताकि वो आपस में US से लड़ते रहे और चाइना पीछे से डेवलप होता रहे। इंट्रेंसिक वो भी तो हो सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि चाइना और रशिया एक्चुअली बिलीव करते हो इस्लामिक व्यूज़ में, है ना। वो हो सकता है उनको कोई मतलब नहीं, पर वो उस पर पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब तक इनके पास पैसे रहेंगे ये US से लड़ते रहेंगे, US इनसे लड़ने में बिजी रहेगा, हम अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। तो ऐसे ना इस्तेमाल हो, इसको लेकर FTA ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। FTA का मैंडेट बस ये था कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि क्रिमिनल्स और टेररिस्ट इसका इस्तेमाल ना करें और सारी कंट्रीज यूनिफाई होकर मिलकर ऐसा एक कोई इफेक्टिव एक्शन ले जिससे कि हम सब मिलकर फेस कर सकें ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, दीज एक्शंस। कॉम्प्लेक्सिटी, अब प्रॉब्लम क्या है? चलो ये तो सुनने में तो बहुत सही लगता है कि हाँ यार उनकी नस दबा दो, पैसा मत दो, हो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों फेल होते हैं काउंटर टेररिज्म एक्ट्स? एक तो ये है कि हर कोई अग्री नहीं करता, देर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। हर कंट्री अपने हिसाब से डिफाइन करती है। अगर आप टेररिज्म को बहुत वेगली डिफाइन करो ना तो उसका मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि लोग अपने अपोजिशन को टेररिस्ट बता के मार सकते हैं। पर उसको अगर बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन करो तो देन you might end up, the terrorist organization might end up saying कि what you think are terrorists, we are not. So अलग अलग कंट्रीज अपने अपने मतलब के हिसाब से डेफिनेशन एक्सेप्ट करती है, पर कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जिस इंडिया के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है वो हो सकता है चाइना के लिए ना हो, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। आपने देखा होगा रिसेंटली वो अजहर अहमद ही चाइना ने वीटो कर दिया था कि वोटेड अगेंस्ट इट, सेइंग कि टू ऐड दैट पर्सन इनटू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट। सो क्योंकि सबका अपना अपना झगड़ा है, तो उसमें कई बार थिंग्स डो नॉट फॉल प्रॉपरली बिकॉज देयर इज नो डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन टेररिज्म, अब पहले तो फिजिकल टेररिज्म होता था ज़्यादा, तो वो वहाँ पर उस तरीके से हेल्प किया जाता था, लेकिन अब टेररिज्म ऑनलाइन ज़्यादा जा रहा है। ये जैसे शमीमा बेगम वाली बात है, where do you think she got that idea? वो तो UK के स्कूल में पढ़ रही थी, उसको कहाँ से आइडिया आया था, राइट? तो many people have gotten the idea of terrorism and radicalization और propaganda through internet because of false information. तो ये ऑनलाइन टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रोलिफरेट होता है, उसके कारण फिजिकल हमारा जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो फिजिकल टेररिज्म को रोकने के लिए बना हुआ है, लेकिन ऑनलाइन टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? दूसरा टेरर फाइनेंसिंग, अभी भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जो वर्ल्ड में काम कर रही हैं, जो मतलब लोगों को पैसा कमाना है। देखो
ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं एक इंसान हूँ जो इथोपिया के किसी इलाके में रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और वो भूखे हैं, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, ऑल आई केयर अबाउट इज फीडिंग माई किड्स, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पैसे देता है कि जाके वहाँ पे किसी को मार के आ जाओ, इसके बदले में तुमको इतना पैसा दूंगा, I'll do it simply because I want to feed my kids. People are not thinking beyond that. तो ऐसे में क्या होता है ना, there is lot of other criminals जो अपना काम करने के लिए टेरर फाइनेंस करते हैं, राइट। कई सारी कंट्रीज भी है, कई सारे लोग जो हैं वो मतलब जिस तरीके से वो फाइनेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, यू कांट रियली स्टॉप इट, ठीक है। लीकेजेस बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम में होने की, क्योंकि देर आर लाइक कई बार ऐसा कहा गया है कि जो जैसे कई सारी चर्चेज और जो चर्चेज नहीं रिलीजियस एंटिटीज़ होती है उनको टैक्स फ्री रखा जाता है कई सारी कंट्रीज़ में, राइट। तो बोला जाता है कि वो पैसा जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड यू हैव नो वे, अगर लोग अपने रिलीजन में उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग, राइट। सो मनी एंड मजबूरी आर अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल, ओके। एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स कि अलग अलग तरीके से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से फाइनेंसिंग हो रही है। लोन वॉल्फ अटैक्स, अब अगर पूरा ग्रुप काम कर रहा है तो ठीक है, पर अगर कोई एक इंसान, मतलब मान लो अलकायदा कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है। अलकायदा ने अपना कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाला कि ऐसा 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 है, और कोई मुस्लिम कहीं अमेरिका में बैठा है और वो रेडिकलाइज हो गया इस यूट्यूब वीडियो को देखकर या इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। और उसका कोई लेना देना नहीं अलकायदा से, उसने अपने पैसों से बॉम्ब खरीद के फोड़ दिया। तो अब इसका क्या करोगे, क्योंकि अब दिस इज अ लोन वॉल्फ, राइट। एक इंसान है जिसने किया, इसका डायरेक्ट अलकायदा माइट हैव इन्फ्लुएंस हिम बट नॉट डायरेक्टली गिवन हिम मनी टू डू एनीथिंग और आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, दे डूइंग इट इंडिपेंडेंटली। और ये भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं आजकल, तो इससे फाइट करना बहुत मुश्किल है। सो उसके लिए यू हैव टू बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को स्टॉप किया जाए, बट देन दैट्स ऑल्सो अ ट्रिकी थिंग। वी आर जस्ट लर्निंग कि कितना डीप इंटरनेट जा सकता है। वी डोंट इवन नो how people are communicating. There are so many ways of communicating. It's a wild beast that we do not have the understanding कि इस beast को कैसे कंट्रोल करना चाहिए इंटरनेट। सो उसको कंट्रोल करना और रोकना, that's another feat. फिर बायो टेररिज्म, जैसे कि हमने देखा है वॉर में हमेशा पहले गन्स यूज़ होती है, टैंक्स यूज़ करते हैं, और फिर जब हारने लग जाते हैं तो दे स्टार्ट यूजिंग बायोकेमिकल वेपन्स, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कई बार टेररिस्ट जो है बायोकेमिकल वेपन्स यूज़ करने लग जा रहे हैं, दूसरी मतलब पेस्टिसाइड्स डाल दिए, कोई ऐसा कीड़ा कहीं जाके छोड़ दिया जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई, राइट। तो दीज आर ऑल्सो थिंग्स। न्यूक्लियर पावर, जैसे हमें बहुत डर रहता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर टेररिस्ट के हाथ में ना लग जाए, राइट। सो दीज आर ऑल्सो इशूज़। एंड साइबर अटैक्स, अब जैसा कि मैंने कहा इंटरनेट इज अ वाइल्ड बीस्ट दैट वी डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल, वी आर ट्राइंग बट जस्ट सो वास्ट वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। एंड साइबर अटैक्स क्या हो रहा है कि जैसे हम बोल रहे हैं पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब किसी ने एम्स की वेबसाइट को हैक कर लिया तो उसके बदले अब गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा, तो अब ये लॉन्ड्रिंग थोड़ी ना हुई है, तो अब गवर्नमेंट ने खुद हाथ से टेररिज्म के लिए पैसा दिया, क्या कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा दिस इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, इंडिविजुअल्स भी हैक हुए जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसको कैसे रोकोगे आप। तो साइबर अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि नेटवर्क बहुत डीप है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड न्यू वेज टू फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कैसे हमें आगे करना चाहिए इंडिया को एंड द वर्ल्ड को टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। सबसे पहले कि हमें एडवोकेट करना चाहिए कि हम एक डेफिनेशन समझें कि टेररिज्म क्या होता है और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट सैंक्शंस लगाएं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर, अगर वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं तो एक कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी। जब तक कंसेंसस नहीं होगा तब तक यू कैन फाइट अ बीस्ट दैट यू डोंट नो हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। इफ़ वी आर ऑल सीइंग डिफरेंट थिंग्स देन हाउ डू वी अटैक, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टरप्टिंग फाइनेंशियल नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे पे ही सब कुछ चल रहा है, तो द मोमेंट द दुखती नब्ज है is finances of, and the only way you can stop proliferation of terrorism is to curb the finances. So that's where the governments around the world and Indian government should focus, trying to disrupt the financial network that feeds terrorism. If there is no money then there is not going to be any terrorism. तो इन्होंने ये इनिशिएटिव भी किया था नो मनी नो टेररिज्म कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, जिसमें यही बात की गई थी कि कितना इंपॉर्टेंट है टेररिज्म की फाइनेंसिंग को रोकना। डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस, अब अगर हमें पता है कि टेररिज्म अब ऑनलाइन होते जा रहा है तो आपको उसकी तरफ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चालू करना चाहिए। और दूसरा एड्रेसिंग यूथ एक्सपोजर, अब
हमें पता है कि रेडिकलाइजेशन होता है और प्रोपोगेंडा होता है, तो हमें अपने यूथ को, हमें नहीं बस, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन यूथ को और पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को अपने यूथ को एजुकेट कराना है इस बात को लेकर कि वो समझे कि प्रोपोगेंडा क्या होता है, रेडिकलाइजेशन क्या होता है, और कोशिश की जाए कि ऐसे एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए जाए लोगों को कि अगर उन्हें कोई ग्रीवेंसेस है तो वो गवर्नमेंट से उन ग्रीवेंसेस को सॉल्व करवा सके, क्योंकि टेररिज्म वहीं स्टार्ट होता है जब लोगों को प्रॉब्लम होती है और सब कोई सुनने वाला नहीं होता है. दैट्स वेयर दे गेट रेडिकलाइज्ड. सो नॉट ओनली जस्ट एजुकेटिंग देम अगेंस्ट what radicalization is, what propaganda is, but also giving them an appropriate way where they can ask for things they need and they are addressed properly. So if people are protesting, don't fight with them, don't throw tear gas at them, that doesn't help. Sit with them, talk to them, that's what is important. So that's another one. This is all for today. I hope this class was interesting and exciting for you. It was very exciting for me to teach. If you have any question related to do any of these topics, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.